जो हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स स्टेज पे यूपीएससी ट्रैप क्वेश्चंस फ्रेम करती है, उसकी एक सीरीज लेके आए हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स हासिल करने में एक हेल्प प्रोवाइड करेंगे कि जो भी पीवाईक्यूज हैं उन्हें कंपाइल किया, फिर सेम थीम पे किस टाइप से सेम ही थियरी को यूपीएससी ने कैसे ट्रैप बना के पूछा है बार बार रिपीटेटिव मोड में, तो उसको हमने कंपाइल करके आपके सामने लाया है। और आज मैं आपको इन्वायरमेंट जो हमारा एक सब्जेक्ट है प्रीलिम्स स्टेज पे, उससे रिलेटेड जो भी ट्रैप क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड जो थियरीज हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज पटेल है और इस बार का जो यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेरी रैंक है 673 और हम आईएएस हब टीम के थ्रू जो हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स स्टेज पे यूपीएससी ट्रैप क्वेश्चंस फ्रेम करती है, उसकी एक सीरीज लेके आए हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स हासिल करने में एक हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो इस सीरीज में हमने क्या किया है कि जो भी पीवाईक्यूज हैं उन्हें कंपाइल किया, फिर सेम थीम पे किस टाइप से सेम ही थियरी को यूपीएससी ने कैसे ट्रैप बना के पूछा है बार बार रिपीटेटिव मोड में, तो उसको हमने कंपाइल करके आपके सामने लाया है। और आज मैं आपको इन्वायरमेंट जो हमारा एक सब्जेक्ट है प्रीलिम्स स्टेज पे, उससे रिलेटेड जो भी ट्रैप क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड जो थियरीज़ हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में शुरू वाला चैप्टर है स्टार्टिंग का, उससे रिलेटेड कुछ जो थ्योरीज में ट्रैप्स इन्होंने बना के दिए हैं कई बार और रिपीटेटिव मोड्स में दिए हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला होता है कि वायरस की कहानी कई बार पूछी गई है और जो यूपीएससी का थीम रहा है वो ये रहा है कि वायरस सिंथेटिकली हम आर्टिफिशियली ग्रो नहीं करा सकते, उसे हम जैसे बैक्टीरिया होता है या फंजाई है, एल्गी है, जैसे हम उसे लैब में ग्रो कराते हैं वैसे वायरस को ग्रो नहीं करा सकते हैं। वायरस को ग्रो कराने के लिए हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए ही चाहिए होगा। जब वायरस एक तरीके से डीएनए और आरएनए का कोडेड वर्जन होता है और जब वो किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है तो वो ऑर्गेनिज्म की जो मशीनरी है, जो रिप्लिकेटिव पार्ट है ऑर्गेनिज्म में, उसको ये हैक करता है। किसी बैक्टीरिया के अंदर गया तो उसके न्यूक्लियस में जाके ये अंदर इंटीग्रेट होगा और न्यूक्लियस में इंटीग्रेट होने के बाद फिर ये सेल्फ रिप्लिकेटिव एबिलिटीज़ को हासिल करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे यूपीएससी ने लास्ट मतलब 5 साल के एमसीक्यूज़ में 4 से 5 बार पूछ रखा है। तो ये वायरस से रिलेटेड जो फैक्ट है ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है किसी भी एरिया में वो क्या होती है। पॉपुलेशन यूजुअली जो है वो एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस 1 किलोमीटर एरिया में अगर 100 लोग हैं तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन बोली जाएगी 100 है, ना कि वहाँ पे ह्यूमंस के साथ जो कुत्ते, बिल्ली और कबूतर रह रहे हैं उन्हें भी हम काउंट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी कई बार यूपीएससी ट्रैप क्वेश्चन की तरह पूछती है और इसी तरीके से कई पॉपुलेशन के कई मेंबर्स मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। अब कम्युनिटी की बात की जाए तो ये किसी भी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में जो एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ के बायोटिक कंपोनेंट के अंडर डाली जाएगी, ना कि एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये हमें एक और कॉन्सेप्ट जानना था। और अगर बायोम की बात करें तो बायोम जो होता है वो एक बहुत बड़े लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ होता है। तो जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट होते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट को भी हम एक बायोम मान सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे वर्ल्ड मैप तो वर्ल्ड मैप में जो सदर्न अमेरिका वाला पार्ट है उसमें 60-70% एरिया जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट से ही कवर्ड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होता है। इसी तरीके से अगर हम सिंगल लेक या पॉन्ड की बात करेंगे तो वो एक इकोसिस्टम हो सकता है, लेकिन वो बायोम नहीं हो सकता है क्योंकि इसका एरिया जो है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा है। तो ये हो गया बायोम वर्सेस इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट। फिर एक होता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में जो बायो पार्ट है ये इंडिकेट करता है कि कहीं पे जो लिविंग कंपोनेंट है वो कितने में सर्वाइव कर पा रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक एक गोले को अगर हम माने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तो ये एक छोटा सा पार्ट होगा जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो इस पार्ट को हम कहते हैं बायोस्फीयर। जैसे अगर हम अर्थ के सरफेस पे बात करें तो इसके नीचे हम बहुत जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करते हैं। इसी तरीके से हम अर्थ से ऊपर बहुत निकल जाएंगे तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पतला सा जो लेयर है, इस लेयर में सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं और यहीं पे सर्वाइव करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और पॉपुलेशन आगे बढ़ती रहती है। तो बायोस्फीयर जो है ये एक ओवरलैपिंग जोन है जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर
और एटमॉस्फेयर जिसमें हवा है। ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बायोटिक वर्सेस एबायोटिक कंपोनेंट के मामले में। तो बायोटिक और एबायोटिक जैसा वर्ड से ही क्लियर है, अगर हम इंडिकेट करें तो बायोटिक जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट में मानते हैं, और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है उसी की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी इकोलॉजी है वो सस्टेन करती है। जैसे जो पौधे होते हैं वो ज़मीन से जो भी न्यूट्रिशन है उसे लेके सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं, और उससे जो प्रोड्यूस है उसे बाकी सारे हार्बीवोर्स, हम जैसे जानवर, वो उसे खाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एबायोटिक कंपोनेंट मिनरल के फॉर्म में ज़मीन में था उसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्होंने अंदर अपने लिया, और वो फिर चीज़ साइकिल में चली जाती है जो फूड चेन और फूड वेब बनता है। तो ये जो एक इंटरेक्शन होता है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच, वो हमारे इन्वायरमेंट और हमारी इकोलॉजी को सस्टेन करता है। और इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट हमारे होते हैं मेनली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम काउंट करेंगे। इसके साथ ही साथ पेड़ पौधे, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सारी चीज़ें आएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो एबायोटिक कंपोनेंट जो भी नॉन लिविंग एंटिटीज़ हमारे सराउंडिंग में होती हैं उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और इसमें आते हैं जैसे कि जो मिट्टी है हमारे आसपास, जो हवा है, पानी है, पत्थर है, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। और सॉइल भी उसमें आती है, और सॉइल में जो है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रहते हैं लेकिन वो अपने आप में एबायोटिक कंपोनेंट होता है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। दूसरी तरफ जो वायरस होते हैं, वायरस जो है अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म से बाहर है तो वो बायोटिक कंपोनेंट नहीं कहलाता है, ये हमें ध्यान देना है। तो ये एक ट्रैप था जो हमें याद करके चलना है। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी जो है वो पानी है, पानी अपने आप में तो लिविंग है नहीं, लेकिन हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पानी के थ्रू ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें याद रखना होगा कि ह्यूमिडिटी किसी भी फॉर्म में हो उसे हम बायोटिक कंपोनेंट के अंडर में नहीं मानेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी फ्लो एंड 10% रूल। हम सभी ने पहले से पढ़ रखा होगा कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है उसका अमाउंट नियरली 10% होता है, इसे बोलते हैं लिंडमान रूल। तो ये लिंडमान रूल जो होता है ये कहता है कि जैसे एक हम पिरामिड बनाते हैं, तो सबसे नीचे अगर हम प्लांट्स को रखें, यहाँ पे 100 जूल की एनर्जी अगर है तो नेक्स्ट जो हार्बीवोर्स होंगे उनमें से ये 100 जूल में से केवल 10 जूल जाएगा, उसके नेक्स्ट लेवल पे सिर्फ 1 जूल आएगा, और ये 1 जूल है जो इसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे अगर गया तो 0.1 जूल आएगा। तो ये जो 0.1 जूल है ये शो करता है कि इतनी कम एनर्जी 4 या 5 ट्रॉफिक लेयर्स के बाद हो जाएगी कि उसमें फिर कोई ऑर्गेनिज्म उस कम अमाउंट एनर्जी में सर्वाइव नहीं कर सकता है। और ये जो एनर्जी का फ्लो हुआ ये हमने देखा कि ये यूनिडायरेक्शनल है। प्लांट से जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, जो प्रीडेटर्स होते हैं, उधर जाती है, ठीक है, एनर्जी। तो ये हमें याद रखना है, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, और जो प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स हो गए उनसे कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर में जाएगी। इसी तरीके से अगर न्यूट्रिएंट फ्लो की बात की जाए तो न्यूट्रिएंट फ्लो हमने जैसे सल्फर साइकिल पढ़ रखी है, फास्फेट साइकिल पढ़ रखी है, तो फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होते हैं, इनका मल्टीपल डायरेक्शंस में फ्लो होता है, और वो फ्लो फिर रिसाइकिल भी होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी जो अल्टीमेट सोर्स हमारे अर्थ पे एनर्जी का है वो है सूरज, और उसकी एनर्जी फिर पौधों में आती है, पौधों से जानवरों में जाती है, और अल्टीमेटली वो फिर वापस निकल जाती है। तो ये हमें ध्यान देना होगा। और ये जो मैंने बताया था कि 10% लिंडमान रूल का जो है वो इम्प्लीकेशन ये होता है कि फूड चेन्स लिमिटेड होता है 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल पे, क्योंकि एनर्जी जो है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे 1/10 होती चली जाती है। तो इतनी कम एनर्जी बहुत सफिशिएंट नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, आगे उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए। और फूड वेब और फूड चेन, ये चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखी हैं। इसमें क्या होता है कि फूड वेब वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए एक प्लांट है, प्लांट को किसी हार्बीवोर ने खाया, हार्बीवोर को किसी ने कार्निवोर ने खाया, और यहाँ पे इस हार्बीवोर को किसी और ने खाया, और इसी तरीके से मल्टीपल जो फूड चेन्स आपस में होते हैं वो अलग अलग लेवल पे एक दूसरे से इंटरमिक्स हो रहे होते हैं। ये आपस में एक फूड चेन तो बना रहे हैं, लेकिन ये फूड चेन अल्टीमेटली मिल के फूड वेब बनाते हैं।
तो फूड वेब जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये कंपोनेंट अगर इस पूरे फूड चेन में नहीं है तो ये फूड चेन तो डिसकंटिन्यू हो सकती है, लेकिन अगर ये फूड वेब है तो ये कंपोनेंट प्लांट्स वाला कहीं और भी यूटिलाइज हो रहा होगा और फिर वो कंपोनेंट कहीं ना कहीं से आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। तो यही ये कहानी है कि फूड वेब जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन फूड चेन। इसी तरीके से हमें याद रखना होगा एक और पॉइंट, प्रिलिम्स पॉइंटर है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो डेट्रिटस फूड चेन होता है वो कॉमन होता है, ग्रेजिंग फूड चेन नहीं। ये भी अपने आप में ट्रैप है। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो हमारे जो पॉन्ड्स हैं, ओशन है, वहाँ पे कॉमन होता है क्योंकि वहाँ पे और कोई फूड का सोर्स नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो डेट्रिटस फूड चेन होता है, ये लाइक एक पेड़ है, उसकी लीव्स हैं, तो इस लीव्स को हो सकता है कोई गाय या भैंस या कोई जानवर या कोई कीट पतंगा खाता हो, लेकिन यूजुअली जो प्राइमरी इसका यूज़ है ये लीव्स सूखे और सूखने के बाद इसका जो कार्बन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जाएगा, बैक्टीरिया में जाएगा और जो फंजाई है उसमें जाएगा। तो इसलिए जो है डेट्रिटस फूड चेन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उनका जो डिकम्पोज्ड पार्ट है वो यूज़ होता है हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्वेटिक या मरीन इकोसिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होती है एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसकी वजह से जो है फूड बनता है और वो फूड जो है वो एक्वेटिक या मरीन एनिमल जैसे सी काऊ होता है, डुगोंग, तो वो जो है जो सीवीड है, सी एल्गी है, उस पे फीड करता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो डोमिनेट करता है एक्वेटिक में और दूसरी तरफ जो डेट्रिटस फूड चेन होता है वो डोमिनेट करता है हमारे टेरेस्ट्रियल में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम अलग अलग से पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ कॉमन है और यूपीएससी यहीं पे कुछ ट्रैप क्वेश्चंस बनाती है जो हम यूजुअली एग्ज़ाम में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट ये जो फैक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अराउंड यूपीएससी ने 2-3 क्वेश्चंस पहले से फ्रेम कर रखे हैं। जैसे ये है कि मरीन एल्गी जो ओशन में एल्गी है वो जो है 50% से ज़्यादा वर्ल्ड का ऑक्सीजन बनाती है। ऐसा क्यों होता है? यूजुअली इनकी इफ़िशियंसी कम होती है। एक पेड़ और एक स्क्वायर किलोमीटर में अगर एल्गी की बात की जाए तो एल्गी कम ही ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन ऐसा इसलिए कि 70% हमारे पास ओशन है और ये ओशन में जितना मतलब मरीन एल्गी होंगे वो सारे मिल के वर्ल्ड का 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम डोमिनेंस जो है वो इफ़ेक्टिव होता है, ना कि जो इफ़िशियंसी है। इफ़िशियंसी पेड़ या फिर जो हमारे या फॉरेस्ट हैं उनकी ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारा जो मरीन एल्गी है वो क्वांटिटी में ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। फिर ये जो प्रोडक्टिविटी वाली रैंकिंग है इसके अराउंड यूपीएससी ने कई बार जो है वो ट्रैप क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं कि ओशन जो है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाला एरिया होता है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे रेन फॉरेस्ट हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो वो चीज़ें हम अगर ये जो हायरार्की है ये चीज़ें याद करके चलें और थोड़ा सा ध्यान दें तो हम ये इस टाइप के ट्रैप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओशन की हाईएस्ट टोटल प्रोडक्शन जो है वो ऑक्सीजन की हो सकती है, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी जो पर यूनिट एरिया में हम काउंट करते हैं उसमें सेकंड लोवेस्ट पे है, ये देख सकते हो आप। ओके, और इसी तरीके से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का अगर हम बात करेंगे तो कोरल रीफ हमें याद कर लेना है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो रेन फॉरेस्ट है वो होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लास्ट के 2-3 याद रखने हैं। डिज़र्ट तो एक कॉमन सेंस से आदमी सॉल्व कर लेता है कि डिज़र्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे कम होती है। वहीं दूसरी तरफ जो ओपन ओशन है वो सेकंड लास्ट आता है। तो ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं है और इसी तरीके से हम ध्यान देंगे तो लेक और स्ट्रीम्स की भी प्रोडक्टिविटी बाकी चीज़ों से थोड़ी कम ही होती है। तो ये पूरा जो हमारा ऑर्डर है प्रोडक्टिविटी का ये हमें याद करके चलना होगा। नेक्स्ट आते हैं जो कॉन्सेप्ट है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन, और इसमें जो नाम है जो टर्मिनोलॉजी है उस पर अगर हम ध्यान दें तो ये होगा कि बायो एक्यूमुलेशन कि एक ही ट्रॉफिक लेवल पे, तो यहाँ से यहाँ अगर कोई चीज़ जाती है और एक्यूमुलेट होती है तो यहाँ तक बायो एक्यूमुलेशन बोली जाएगी, और इसके बाद अगर यही चीज़ मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट लेवल पे अगर जाती है और वहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो वो बायो मैग्नीफिकेशन होगा। तो हमारे जो वल्चर्स हैं उनमें जो फिनोमिना आया, वल्चर्स की जो पॉपुलेशन कम हुई वो डीडीटी के बायो मैग्नीफिकेशन की वजह से हुई,
ना कि बायो एक्यूमुलेशन की वजह से। जैसे आज के टाइम पे आप कभी कभी रील्स वगैरह देखते होगे तो उसमें गायों के पेट से बहुत ज़्यादा जो है प्लास्टिक बैग्स और ये चीज़ें निकाली जाती हैं, तो वो हम बायो एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बायो मैग्नीफिकेशन है, ये ऑर्गेनिज्म में जब हम ट्रॉफिक लेवल्स पे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो जो सब्सटेंस होता है वो कॉन्सेंट्रेट उसका जो है बढ़ता जाएगा, हर लेवल पे जो अमाउंट है वो बढ़ता हुआ मिलेगा। तो ऐसे केसेस में जो बायो मैग्नीफिकेशन फिनोमेना है, ये होने के लिए जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म में फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए और ये फ़ैट सॉल्युबल होने चाहिए, ना कि वाटर सॉल्युबल। अगर कोई भी जो केमिकल है वो वाटर सॉल्युबल है तो वो एक ही ट्रॉफिक लेवल पे जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई जो केमिकल है वो फैट सॉल्युबल है, तो फैट सॉल्युबल होने की वजह से क्या होता है कि वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, और जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा तो वो उतना अमाउंट तो उसमें गया ही, लेकिन बार बार कई ऑर्गेनिज्म को नीचे वाले को खाने की वजह से जो है वो एक्यूमुलेट होते होते और बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ जो है बायो मैग्नीफिकेशन होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में यूजुअली देखी जाती है, और ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ये फैट सॉल्युबल होना चाहिए, ना कि वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, और अदरवाइज़ ये फ्लश आउट हो जाएगा सिस्टम से, तो वो बायो मैग्नीफाई नहीं हो पाएगा। रिसेंटली ये न्यूज़ फिर से आई थी कि कहीं जो दुधवा नेशनल पार्क है वहाँ पे काफ़ी जो हमारे वल्चर्स हैं वो बायो मैग्नीफिकेशन और जो टॉक्सिसिटी है उसकी वजह से फिर से मारे गए हैं। डीडीटी आज के टाइम पे बैन है, लेकिन इसका वेटनरी यूज़ है, मगर आज ये जो इलीगल यूज़ होता है उसकी वजह से हमारे जो वल्चर्स हैं उनके लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। फिर कुछ ट्रैप्स किए कई बार यूपीएससी ने रिपीट की है, जो हमारे जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं उनको लेके। तो न्यूट्रिएंट साइकिल में दो टाइप की साइकिल्स होती है, एक गैसियस होती है, एक सेडिमेंट्री होती है। गैसियस साइकिल में जो रिजर्वायर होगा वो हमेशा एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि हमारे आसपास जो सबसे बड़ा गैस का एक हम कहें कि अमाउंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में ही है। वहीं दूसरी तरफ जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होते हैं वो हमारे जो रॉक्स होते हैं या फिर हमारा जो अर्थ है, हमारी जो सॉइल है, इस सॉइल में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, वो यहाँ से निकलते हैं फिर इसी में चले जाते हैं। तो ये रॉक्स में होते हैं, उनमें रॉक्स में अगर वीदरिंग हुई तो वो चीज़ निकलती है हमारे एटमॉस्फेयर और जो बायोटिक कंपोनेंट्स उनमें आएगी, और उसके बाद फिर वो रिसाइकिल होती रहती है। तो हमें गैसियस साइकिल के एग्जांपल्स याद रखने हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो वाटर होती है वो गैसियस साइकिल के थ्रू रिसाइकिल होती रहती है, और गैसियस साइकिल फास्टर होती है सेडिमेंट्री साइकिल से, और इनका रिजर्वायर जो है गैसियस साइकिल का हमारा एटमॉस्फेयर होता है। सेडिमेंट्री साइकिल का जो हमारा रिजर्वायर है वो रॉक्स होते हैं। और इसी तरीके से जो सेडिमेंट्री साइकिल में फास्फोरस है, अब फास्फोरस अगर ज़मीन में है, हमारे सॉइल में है, तो प्लांट्स इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो फास्फोरस को हमें फास्फेट में कन्वर्ट करना होता है। इसीलिए एनपीके जो फर्टिलाइज़र होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो उसमें जो फास्फेट होता है वो चीज़ फास्फेट में हम कन्वर्ट करके देते हैं, ना कि फास्फोरस फॉर्म में देते हैं। नेक्स्ट हमें जो डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए वो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हमारा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मगर ये पॉइजन का काम करता है यूजुअली ह्यूमंस में। अक्सर ये हम न्यूज़ देखते हैं कि कुछ लोग रात में अंगीठी जलाएं और कमरा बंद था और उस अंगीठी वाले हवा में सांस लेने की वजह से उन लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसा क्यों होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसकी जो एफिनिटी होती है हमारे हीमोग्लोबिन के लिए, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 से 250 गुना ज़्यादा होती है। अब ये 200 से 250 गुना ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जब बाइंड होते हैं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट उसमें रुक जाता है, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक जाने की वजह से जो है हमारी मृत्यु हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी कंफ्यूज होकर ग्रीन हाउस गैस में उसे नहीं डालना है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है और यूपीएससी ये स्वैप कर सकती है। इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड को यूपीएससी कई बार स्वैप की है, वो अभी आगे आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा कम है आर्गन से हमारे एटमॉस्फेयर में। तो अगर हम वो जो एक डिक्लाइनिंग ऑर्डर होता है, सबसे पहले अगर देखें तो नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा,
फिर हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ऐसे करके वो ऑर्डर ख़त्म होता जाता है। तो वो चीज़ें हम याद कर लेंगे, एनसीईआरटी में वो एक चार्ट बना के दिया हुआ है। वो चीज़ों से जो है यूपीएससी कई बार क्वेश्चंस को फ्रेम कर चुकी है, जिसमें वो इस तरीके से लाइक रिवर्स एंड पॉन्ड्स में ज़्यादा पानी है ओशन से, या फिर जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उसमें जितना पानी ट्रैप है उससे ज़्यादा हमारे रिवर्स पॉन्ड्स, ऐसे करके वो फ्रेम करती है। तो इसलिए ये चीज़ें याद करनी ज़रूरी हैं। तो ये हमारा जो इकोलॉजी वाला कंटेंट था वो पूरा हुआ। नेक्स्ट जो यूनिट है बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज से रिलेटेड जो ट्रैप क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे हम ध्यान देते हैं। यूजुअली हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेगुलेटर, दूसरे होते हैं कन्फॉर्मर। तो हम जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस रेगुलेटर्स में आते हैं, हम वार्म ब्लडेड में आते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन किए रहते हैं। हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस अराउंड मेंटेन रहता है हमेशा, और बाहर चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कन्फॉर्मर्स होते हैं, जैसे स्नेक्स की बात की जाए तो ये इनको हम एक्टोथर्म बोल सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोल सकते हैं। इनमें जो इनकी बॉडी कंडीशंस होती हैं वो मैच नहीं करती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो ऐसा क्या होता है, तो जैसे जब धूप होती है तो जो स्नेक्स होते हैं वो आके सन बेदिंग करते हैं और जो बाहर की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कन्फॉर्मर्स को बाहर से एनर्जी मिल रही है तो इनकी एनर्जी नीड कम होती है। वहीं दूसरी तरफ जो रेगुलेटर्स हैं, हम हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं अपने इंटरनल टेम्परेचर को हमेशा एक समान बनाए रखने के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि रेगुलेटर्स की जो एनर्जी नीड्स हैं वो कन्फॉर्मर्स से ज़्यादा होती है। तो ये एक जो डिफरेंशिएशन है हमें पता होना चाहिए दोनों के बीच, और यूपीएससी ये इंटरचेंज करके पूछ सकती है। इसी तरीके से मिमिक्री और एडाप्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मिमिक्री टेम्परेरी होती है, वहीं दूसरी तरफ एडाप्टेशन जो है वो लॉन्ग टर्म और जेनेटिक लेवल पे और सस्टेनेबल होता है। इसी तरीके से अगर मिमिक्री का एग्जांपल देखें तो गिरगिट बोलते हैं हम लोग, कैमेलियन। तो कैमेलियन जो है वो कलर बदलता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो अपना कलर ओरिजिनली जो था उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एडाप्टेशन की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म होता है। जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, इनिशियली हमारी सांस फूलती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी अडाप्ट हो जाती है वहाँ के लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सांस लेने के लिए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर का जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है, हमारे चेस्ट कैविटी की साइज बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग एडाप्टिव जो मैकेनिज़्म होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, और ये ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं। बाकी ये रेगुलेटर, एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर ही लिया है। एंड नेक्स्ट आते हैं इकोलॉजिकल एडाप्टेशन में। ये बहुत यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है कि जीरोफिटिक एडाप्टेशन, जो ड्राई लैंड में, रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में पौधों में क्या क्या कन्वर्जन्स होते हैं, क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं। तो हम उसको थोड़ा डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक कैक्टस है, कैक्टस पे छोटे छोटे स्पाइंस हैं और ये हमारी ज़मीन हुई। तो कैक्टस में ये एक रूट इधर चला गया, कुछ रूट्स ऐसे फैले होते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो कैक्टस में यूजुअली जो स्पाइन होती है वो कन्वर्टेड फॉर्म होती है हमारे जो लीव्स होते हैं उनका। लीव्स के नीचे जो होता है स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगर लीफ के लोअर सरफेस को हम देखें, छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं, और इन छेद के थ्रू जो पानी है वो लीक होता रहता है, जो वेपर है वो एटमॉस्फेयर में आता रहता है। तो ये जो वाटर लॉस होता है इसको कम करने के लिए जो हमारे जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन में, कांटे में, ताकि उनका वाटर लॉस कम से कम हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी कैक्टस के इस सिस्टम को काटते हो तो इसमें काफ़ी पानी मिलेगा। तो इसीलिए इन कैक्टस को हम एक टर्म देते हैं सकलेंट्स। तो यूपीएससी क्या कर सकती है कि जीरोफिटिक प्लांट की जगह सकलेंट टाइप से कोई टर्म यूज़ करके कंफ्यूज कर सकती है। अगर हम रूट्स की बात करें तो इनका रूट जो है वो काफ़ी डीप जाता है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे होता है। तो उस वाटर को टैप करने के लिए जो कैक्टस में रूट्स होते हैं वो डीप ज़मीन में अंदर तक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप कभी कभी देखोगे कि इनमें जो हॉरिजेंटल रूट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फैले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि थोड़ी भी अगर बारिश होती है तो ये हॉरिजेंटल रूट्स उस बारिश के पानी को एक्यूमुलेट कर पाए और जो हमारा रेगिस्तान है वहाँ पे ईजिली सर्वाइव कर पाए।
तो ये जो एडाप्टेशंस हैं ये हमें याद रखने होंगे और इसके अराउंड यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन फ्रेम किया है। इसी तरीके से जो पौधे पानी में होते हैं, जैसे कमल का पौधा हो गया, उसमें भी कुछ कुछ जो एडाप्टेशंस होते हैं वो हमने ऑब्ज़र्व किए हैं। तो वो क्या होता है कि अगर कोई जो पानी में पौधा है तो उसकी पत्तियां बहुत बड़ी होंगी, थोड़ी सी वो स्पंजी होंगी, उसका जो स्टेम होगा वो भी स्पंजी होगा, उसमें एयर स्पेसेस होते हैं ताकि वो पौधा पानी में फ्लोट कर पाए। और फ्लोट करने से क्या फ़ायदा होगा उसे, कि वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में उसे एक्सेस कर पाएगा। अगर वो पानी के बहुत नीचे रह गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसे। तो ये एक प्राइमरी रीज़न होता है जिससे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो है वो सर्वाइव करते हैं पानी में। और आपने यूजुअली ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो पैडी फील्ड होते हैं वहाँ पे इनिशियल फेज में हमें बहुत ज़्यादा पानी भर के रखना होता है, वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन क्रिएट करनी होती है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है धान की खेती में। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो पैडी फील्ड में नीचे रूट के अराउंड जो पेस्ट हमारे जो झाड़ियाँ हैं वो ना उग पाए, ना ही वहाँ पे जो हर्बिसाइड हम डालते हैं तो उन जो हर्ब्स हैं उनको हम ना ग्रो कर पाएँ। अगर इतना पानी भरा हुआ है तो यहाँ एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होती है। एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे हर्ब्स हैं वो डेड हो जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में हमें क्या होता है कि केमिकल का यूज़ कम करना पड़ता है और ह्यूमन एफर्ट कम डालना पड़ता है इन हर्ब्स को वहाँ से हटाने में। तो ये प्राइमरी रीज़न होता है जिसकी वजह से राइस की खेती में हमें कम से कम 1.5-2 महीने पानी भर के रखना पड़ता है। फिर जो मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव के अराउंड भी काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो मैंग्रोव्स में कुछ आप एडाप्टेशंस देखोगे, तो इन एडाप्टेशंस की बात की जाए तो न्यूमेटोफोर होते हैं। मान लीजिए ये एक मैंग्रोव का पेड़ है और ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पे छोटे 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 इसके जो रूट्स हैं यहाँ से ऐसे ऐसे निकले होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। ये रूट जो है वाटर लॉग कंडीशन में ऊपर की तरफ निकल रहे होते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि रूट्स यहाँ पे तो पूरे टाइम पानी भरा हुआ है, वो सलाइन कंडीशन क्रिएट हो रखी है क्योंकि मैंग्रोव्स यूजुअली कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो न्यूमेटोफोर्स हैं ये हमारे ऑक्सीजन इनटेक के लिए हेल्प करते हैं। इसी तरीके से अगर मैंग्रोव में आप देखोगे तो यहाँ से छोटे छोटे रूट निकले रहे जैसे बरगद के पेड़ में होता है, तो इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। ये रूट क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं काफ़ी वहाँ पे स्टॉर्म सर्जेज होंगे, साइक्लोन आएंगे, तो ये छोटे छोटे पौधे उखड़ सकते हैं। तो ऐसे केस में ये स्टिल्ट रूट के थ्रू अपना सपोर्ट पाके वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो ये भी एक तरीके से एडाप्टिव मैकेनिज़्म है मैंग्रोव्स का। और जो मैंग्रोव्स होते हैं आप यूजुअली देखोगे कि मैंग्रोव्स जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ही मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सन है वो पूरे साल अवेलेबल रहता है। अब इस एरिया में सन अवेलेबल होने की वजह से मैंग्रोव्स को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी नीड होती है इस जो सेलाइन वाटर है उसको फिल्टर करने में। तो ये ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिलेगी, इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच। तो इसलिए ये यूजुअली आप देखोगे जो मैंग्रोव्स हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। और इसी तरीके से वीवी पैरी एक फिनोमिना होता है जो मैंग्रोव्स में मिलता है। वीवी पैरी क्या होता है कि जो सीड्स जो होते हैं वो पेरेंट ट्री पे पहले ही जर्मिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए इसका फल लगा तो यहाँ पे इसकी पत्तियाँ भी आ जाएंगी। उसके कुछ दिन बाद ये जो सीड है ये नीचे फॉल करेगा और उसके बाद ये बढ़ना शुरू करेगा। ऐसा क्यों होता है कि पानी यहाँ तो नीचे पहले हमेशा भरा हुआ है, तो ऐसे केसेस में अगर सीड नीचे गिरा तो वो सड़ के ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर जो सीड है वो पहले से जर्मिनेट हो रखा है पेड़ पे ही, उसमें पत्तियाँ निकली हुई हैं, उसके जो रूट्स हैं ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वो नीचे गिरने पे फिर उसे सीधे फोटोसिंथेसिस करनी होगी, ना कि सर्वाइवल के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। तो ये होता है विविपेरी। फिर ऐसे ही साल्ट ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे, इसमें जो है वो क्या होता है होल्स बने रहेंगे, तो वो होल्स जो है वो साल्ट ग्लैंड का काम करते हैं और ये सिक्रेट करते रहते हैं एक्सेस साल्ट को। फिर कुछ एनिमल एडाप्टेशंस होते हैं, आपने एलन रूल और बर्जमान रूल पहले से पढ़ रखा होगा। तो क्या होता है कि जब आप दिख जाओगे पोलर एरियाज़ में, तो पोलर एरियाज़ में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत बल्की होती है, लेकिन उनके जो लिम्स हैं वो छोटे छोटे रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि वो अपनी बॉडी का सरफेस एरिया खूब बड़ा सा कर लेते हैं, और बॉडी सरफेस एरिया
बड़ा होने की वजह से जो बॉडी सरफेस का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो रेशियो है ये कम हो जाता है, और इसकी वजह से इनका जो हीट लॉस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज़ में आओगे तो दुबले पतले लंबे चौड़े जैसे साउथ अफ्रीका में आदमी होते हैं वो मिलेंगे, तो इनका जो बॉडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है ये ये ज़्यादा होता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब बॉडी सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो हीट है वो डिसिपेट हो सकती है, यहाँ से हीट निकल जाएगी, हाथ पैर से निकल जाएगी, बॉडी से निकल जाएगी। यहाँ पे इन्हें हीट कंजर्व करना है, एनर्जी कंजर्व करनी है एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो हैंड है वो उसका अगर एरिया बड़ा है तो यहाँ से भी रेडिएशन होगा हीट का, और हम जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा गर्मी है उसके लिए एडाप्ट कर पाएंगे। तो ये जो एडाप्टेशन होता है इसे एलन रूल और बर्जमान रूल बोलते हैं, इसको हमें ध्यान रखना होगा। इसको इंटरचेंज कर सकते हैं यूपीएससी अपने जो एमसीक्यूज़ फ्रेम करने में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन ये दो फिनोमेना होते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे है वो है स्लीप मोड में चला जाता है जानवर, ठीक है, लेकिन हाइबरनेशन जो है वो कोल्ड वाले इन्वायरमेंट में होता है। वहीं दूसरी तरफ जो एस्टिवेशन है ये हमारे समर में होता है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गर्मी जब होती है तो आप देखोगे कि तालाब के नीचे जो सूखी हुई ज़मीन है उसमें मछलियाँ एस्टिवेटेड पड़ी रहती हैं, तो वह एस्टिवेशन का पार्ट है। सांपों में भी एस्टिवेशन का फिनोमेना पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाइबरनेशन की बात करें तो बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो ठंड में स्लीप मोड में चले जाते हैं, तो जैसे पोलर बियर है वहाँ पे हाइबरनेशन का आपको फिनोमेना देखने को मिलेगा। और ये हेलोफाइट जो है, फाइट मतलब नॉर्मली होता है पौधा और अट्रैक्टेड टू, दूसरी तरफ फोबिया, फोबिया मतलब रिपल होना। तो फाइट और फोबिया में हमें जो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। और लाइकेन एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अराउंड यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। लाइकेन जो है वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, वो होता है एल्गी एंड फंजाई के बीच। इसमें एल्गी का जो रोल होता है, एल्गी में हम जानते हैं कि क्लोरोफिल होता है। मान लीजिए एक फंजाई है, ठीक है, और इसके ऊपर एल्गी होते हैं छोटे 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 छोटे, तो इनके अंदर होता है क्लोरोफिल और ये सनलाइट में जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरी तरफ जो फंजाई है ये नीचे एक सबस्ट्रेट से चिपका हुआ रहेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इस सबस्ट्रेट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके जो ऊपर एल्गी है उसे सप्लाई करेगा। तो रॉ मटेरियल सप्लाई का काम जो होता है वो हमारा फंजाई करता है। दूसरी तरफ जो एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए लाइकेंस में जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। और अभी जो पायनियर स्पीसीज प्राइमरी सक्सेशन ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको कई बार यूपीएससी ने घुमा फिरा के अलग अलग सेंटेंस फ्रेम करके पूछा है। तो ऐसा क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बेयर रॉक है, इस पे पहले से कोई पेड़ पौधा या फिर कोई जानवर नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइकेन्स पहले आएंगे। लाइकेन क्या करेंगे, इस रॉक को धीरे धीरे केमिकल सीक्रेट करके तोड़ते जाएंगे। इससे जो न्यूट्रिएंट निकलेगा वो कुछ जानवरों, बैक्टीरिया, इसके अलावा कुछ पेड़ पौधे जो वहाँ आसपास होंगे उनको सपोर्ट करेगा। तो लाइकेन जो होता है ये पायनियर स्पीसीज का काम करता है। अब इसमें क्या है, इसको यूपीएससी ने फ्रेम किया था कि लाइकेन्स कैन ग्रो ऑन बेयर रॉक और कैन नॉट ग्रो ऑन बेयर रॉक, इस तरीके से। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि लाइकेन्स जो है वो पायनियर स्पीसीज होते हैं, तो ये ग्रो कर सकते हैं जो है बेयर रॉक्स पे। फिर जो सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। एक होता है पायनियर स्पीसीज़, फिर बीच में जो है इंटरमीडिएट स्पीसीज आते हैं, और फाइनली जो है एक हमारा फॉरेस्ट जो होता है क्लाइमैक्स स्पीसीज कम्युनिटी की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम लाइकेन को प्लेस कर देंगे, यहाँ पे फॉरेस्ट को कर देंगे। कोई भी टाइप का इन्वायरमेंट है, वो चाहे पानी है या फिर कोई डिज़र्ट है, तो ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होने उन्हें फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल एक इन्वायरमेंट होता है, तो वो चाहे डेजर्ट हो, चाहे कोई ओशन हो, कोई पॉन्ड हो, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होके आएगा फॉरेस्ट के फॉर्म में। अब प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। प्राइमरी सक्सेशन जहाँ पे पहले से कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे होता है। वहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना होता है तो पहले लाइकेन आएंगे, वो धीरे धीरे ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर वो धीरे धीरे उस पत्थर को तोड़ेंगे। फिर वहाँ पे धीरे धीरे नए नए पेड़ पौधे आएंगे, जानवर आएंगे, तो वो होता है प्राइमरी सक्सेशन।
तो इस वजह से जो प्राइमरी सक्सेशन है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, मान लीजिए कि कोई जंगल था, जंगल में लग गई आग। अब ये आग लगने की वजह से पेड़ तो ख़त्म हो गए, लेकिन आप देखोगे कि 1.5-2 महीने में वहाँ नए सीड जर्मिनेट होंगे, नए पेड़ पौधे उग जाएंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, जहाँ पे ऑलरेडी कोई हैबिटेट था, ऑलरेडी कुछ कम्युनिटीज सर्वाइव कर रही थी, समहाउ वो डिस्ट्रॉय हो गई, और उसके बाद जो आता है वो होता है सेकेंडरी सक्सेशन। और हर स्टेज पे जो होते हैं उनको सीर बोलते हैं, SERE। अब आटाकामा डिजर्ट जो है वो इतना ड्राई है कि वहाँ पे आज भी प्राइमरी सक्सेशन पॉसिबल होता है। वहाँ पे कोई कम्युनिटी जाती है तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो ऐसे में अगर आटाकामा डिजर्ट की बात करेंगे तो वो एक प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल होगा। अब इसमें ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर मून के केस में बात की जाए तो अगर वहाँ पे ह्यूमन जाते हैं तो ह्यूमन पहली कम्युनिटी होगी, तो हमें वहाँ पे पायनियर कम्युनिटी बोला जाएगा। मार्स कोलोनाइजेशन में चंद्रमा पे हम जाके अगर घर बनाते हैं। इसी तरीके से जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है उनको सीयर बोलते हैं, हमने ये डिस्कस कर ही लिया है। फिर आते हैं कुछ की स्टोन स्पीसीज़, फ्लैगशिप स्पीसीज़, ये वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनको डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि कई बार एक ही स्पीसीज़ की स्टोन स्पीसीज़ भी हो सकती है और फ्लैगशिप स्पीसीज़ भी हो सकती है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे चीता होता है, तो चीता जो है वो की स्टोन स्पीसीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में जब की स्टोन स्पीसीज़ चीता एक्सटिंक्ट हो गया था, उसके बाद भी जो हमारी इकोलॉजी है वो सस्टेन कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं कि वल्चर्स ख़त्म हो जाए तो वो एक टॉप प्रेडेटर की तरह काम कर रहे होते हैं, जो भी हमारा इस तरीके का कोई डेड ऑर्गेनिज्म उसे ख़त्म कर रहे होते हैं। तो अगर हम वल्चर्स को ख़त्म कर दें तो हो सकता है कि आसपास की कम्युनिटी सर्वाइव ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ चीता है, चीता को हटाने के बाद जो हमारी कम्युनिटी है वो सर्वाइव कर लेती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि चीता की स्टोन स्पीसीज नहीं है। इसका जो टर्म है की स्टोन, कि उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमने हटा दिया तो पूरा का पूरा जो चेन है वो कोलैप्स हो गया, ठीक है, इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर पाया। तो चीता जो है हमने री इंट्रोड्यूस किया फिर से नामीबिया और अफ्रीकन कंट्रीज से मंगा के, तो चीता की स्टोन स्पीसीज़ का एग्जांपल नहीं होगा, ये हमें ध्यान देना है। और की स्टोन स्पीसीज़ जो है वो हमें वही है कि स्पीसीज़ को हमने हटाया और पूरी इकोसिस्टम, पूरी हमारी जो इकोलॉजी है वो कोलैप्स कर जाए। और चीता एक फ्लैगशिप स्पीसीज हो सकता है। फ्लैगशिप जैसे क्या है कि हम कोई झंडा लेके प्रचार कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हमें करनी है, झंडा एक तरीके का सिंबल होता है, उसी तरीके से हम चीते को हम फ्लैगशिप स्पीसीज बना सकते हैं जो कंजर्वेशन है उसके लिए, आसपास की कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए। तो ये चीज़ होती है कि चीता एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ है, लेकिन जो है वो एक की स्टोन स्पीसीज नहीं है। दूसरी तरफ टाइगर की बात की जाए तो जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर चला रखा है, तो इसमें हम टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करने, उसे और ज़्यादा बढ़ावा देने और जो एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम काम करते हैं। तो टाइगर जो है वो कीस्टोन स्पीसीज़ है क्योंकि वो अपेक्स प्रेडेटर है। अगर हम टाइगर को ख़त्म कर दें तो आसपास जो डियर होंगे वो बढ़ते जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो वहाँ की इकोलॉजी है वो कोलैप्स हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट टाइगर हम चला रहे हैं, हम लोगों में कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस ला रहे हैं, तो टाइगर जो है वो एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ भी है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक स्पीसीज़ अगर की स्टोन स्पीसीज़ है तो वो फ्लैगशिप नहीं हो सकती है, वो हो सकती है। अब ये अच्छे अच्छे एग्जांपल्स कंपाइल कर रखा है हम लोगों ने। तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन एक इंडिकेटर भी है। लाइकेन इंडिकेटर कहाँ पे होता है? जहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल है वो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे सल्फ़र का इमिशन है वो हो रहा हो। जैसे कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हमारे हैं, तो वहाँ पे कोल में सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे हवा को पॉल्यूट करता है। ऐसे जगहों पे अगर आप जाओगे तो लाइकेन्स नहीं मिलेंगे। तो लाइकेन्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो दिखाता है कि यहाँ पुअर एयर क्वालिटी है। वहीं दूसरी तरफ अगर कहीं पे लाइकेन है तो वहाँ की हवा की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। दिल्ली में आप किसी पेड़ पे लाइकेन नहीं पाओगे। तो ये जो लाइकेन है वो एक इंडिकेटर है एयर क्वालिटी का, और ये की स्टोन नहीं, क्योंकि लाइकेन को हटाने से या लाइकेन को लाने से इकोलॉजी, जो लोकल इकोलॉजी है वो सस्टेन कर रही है नहीं कर रही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये एक इंडिकेटर स्पीसीज़ है। अब कहीं पे अगर पोल्यूशन है, कहीं पे ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि एल्गी बहुत ज़्यादा लगा होता है। धान के खेतों में आप देखोगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी नीचे पूरा फैला हुआ रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि न्यूट्रिएंट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे एल्गी का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। तो जितनी ज़्यादा एल्गी उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट।
और जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट वो दिखाता है कि ये यूट्रोफिकेशन वाली जो कंडीशन है वहाँ पे वो क्रिएट हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है यूट्रोफिकेशन। वही दूसरी तरफ ये की स्टोन भी है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वर्ल्ड का जो है लगभग 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे ओशन में। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी को ख़त्म कर दें, ऑक्सीजन ख़त्म होगा और पूरी इकोलॉजी हमारी वहाँ पे कोलैप्स कर जाएगी। तो इस वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो की स्टोन स्पीसीज़ भी है और इंडिकेटर स्पीसीज़ भी है। दूसरी तरफ अगर हम टाइगर की बात करें तो ये की स्टोन है, इसे हमने समझा ही। फ्लैगशिप क्यों है वो भी हमें पता है। चीता जो है केवल फ्लैगशिप स्पीसीज़ है, की स्टोन स्पीसीज़ नहीं है, ये हमें याद करना है। अर्थवर्म जो है ये एक इंडिकेटर है, जहाँ पे सॉइल हेल्थ अच्छा होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा होता है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि केचुए पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड यूज़ कर लिया है, जहाँ पे सॉइल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो अर्थवर्म है वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये एक इंडिकेटर स्पीसीज़ का भी काम करता है और की स्टोन का भी काम करता है, क्योंकि अगर अर्थवर्म नहीं है कहीं पे तो वो नीचे क्या करते हैं, अर्थवर्म नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं और एयरेशन भी करते हैं, छोटे छोटे वहाँ पे छेद बनाते रहते हैं मिट्टी में, तो हवा भी आती जाती है। तो हवा और न्यूट्रिएंट की जो रिसाइकलिंग है वो अर्थवर्म की वजह से होती है। तो अगर हम ये अर्थवर्म को हटा दें कहीं के सॉइल से, तो वहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट रिसाइकिल नहीं होगी और पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हनी बी की बात की जाए तो हनी बी इंडिकेटर स्पीसीज़ भी होती है, की स्टोन भी होती है, फ्लैगशिप भी होती है। ठीक है, तो इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि अगर कहीं पे अच्छे लेवल पे जो है फूल फल पौधे ये चीज़ें हैं जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे जो हनी बी है वो सर्वाइव करती है अच्छे नेचुरल इन्वायरमेंट में। वहीं दूसरी तरफ ये की स्टोन है, क्योंकि जो हनी बी है वो पॉलिनेशन कराती है, पॉलिनेशन की वजह से ही फ्रूट बनते हैं और फ्रूट बनने की वजह से नए पेड़ पौधे बनते हैं। तो इस वजह से ये की स्टोन स्पीसीज़ है। अगर हनी भी कहीं से ख़त्म हो जाती है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा और हमारे पौधे ख़त्म होंगे, और पौधे ख़त्म होंगे तो अल्टीमेटली हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हनी बी की स्टोन स्पीसीज़ भी है। फिर फ्लैगशिप स्पीसीज़ भी है कि अगर हनी बी को हम प्रमोट करें कि इस एरिया में हनी बी है तो ये एरिया में कंजर्वेशन अच्छा हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो इसलिए हनी बी को हम फ्लैगशिप स्पीसीज़ में भी डालते हैं। और ये उसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं जो इंटरेक्शन टाइप होते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो इस पर कई बार उन्होंने क्या फ्रेम किया है कि एलिलोपैथी ऑलवेज रिजल्ट्स इन वन हार्म्ड अदर अनअफेक्टेड। ऐसा नहीं होता है, कई बार होता है कि एलिलोपैथी में एक हार्म होता है, एक को फ़ायदा भी हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर इन्वेजिव स्पीसीज़ जो है वो केमिकल रिलीज़ करती है तो उसकी वजह से नेटिव्स ख़त्म हो जाते हैं, तो इन्वेजिव स्पीसीज़ को तो फ़ायदा ही हो रहा है ना। तो ये एलिलोपैथी का एग्जाम्पल है। जैसे अगर आप ध्यान दोगे कि बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके नीचे आपको घास नहीं मिलेगी। क्या होता है कि पेड़ कुछ कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बेयर ग्राउंड होता है, वहाँ पे घास या छोटे पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं। दूसरा जो होता है वो शैडो भी होता है, शैडो की वजह से नीचे जो पेड़ पौधे हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं। तो ये होता है कि अगर कोई इन्वेसिव स्पीसीज़ आती है तो दूसरे को तो वो हार्म पहुंचा रही है, साथ में उसको भी फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि एलिलोपैथी जो है हमेशा वन हार्म्ड अदर अनअफेक्टेड, ये वाली कंडीशन नहीं। कई बार ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को फ़ायदा भी हो रहा है, तो ये भी एलिलोपैथी में ही आएगा। और एलिलोपैथी जो है एमेंसलिज्म वाला इफेक्ट दिखाती है कई बार, जहाँ पे फर्स्ट स्पीसीज़ पे 0 इफेक्ट आता है, वहीं दूसरे पे निगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए कहीं पे हाथी चल रही है, तो हाथी जाने पे नीचे का जो चूहे का बिल होता है वो तो कोलैप्स हो गया, तो चूहे को तो नुकसान हो गया, लेकिन इससे हाथी को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो ये एक कंडीशन है जब एमेंसलिज्म हो रहा है और फर्स्ट स्पीसीज़ पे 0 इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम आता है पैरासाइट पे। पैरासाइट में क्या होता है कि एक स्पीसीज़ को हार्म होता है और वो सर्वाइव भी करती है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी जो स्पीसीज़ होती है उसको फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, जैसे वैस पे कैटरपिलर वाला हो गया, हमारे पेट में कई बार हम देखते हैं कि टेपवर्म और इस तरीके से केचुए होते हैं, तो वो हमारे ऊपर पैरासाइट की तरह काम कर रहे हैं, हमारा अंदर का न्यूट्रिशन जो है वो ले रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये एक कंडीशन है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये पैरासिटिक जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश्ड है। और अगर पैरासिटॉइड है, पैरासिटॉइड में क्या होता है कि होस्ट जो है वो मर जाता है।
ठीक है। तो ये कंडीशन होती है पैरासिटॉइड वाली। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रीडेटर की बात करें तो प्रीडेटर जो है वो अपने जो फूड को है उसको मार देता है, उसके बाद खाता है। तो ये हम वो जो डिस्कवरी वाले चैनल्स होते हैं वहाँ पे दुनिया भर के शोज आते हैं जिसमें शेर शिकार कर रहा होता है, तो वो प्रीडेटर वाली कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें वही है कि स्पीड ऑफ डेथ मैटर करती है। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो पैरासाइट में सबसे कम है, उससे ज़्यादा है पैरासिटॉइड में, उससे ज़्यादा है प्रीडेटर में। और अब आते हैं हम बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स पे, और इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर्स में ही यूजुअली होता है। अल्फ़ा मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 होता है, बीटा 2 होता है, गामा मल्टीपल होते हैं। ये ग्रीक वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे चलता है। तो अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो एक फॉरेस्ट में, एक छोटे से किसी बगीचे में कितनी डाइवर्सिटी है तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी बोल देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीटा करेंगे तो बीटा में हम 2 अलग अलग फॉरेस्ट के बीच कंपैरिजन करते हैं कि किस में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, किस में बायोडाइवर्सिटी कम है। तो ऐसे केसेस में बीटा डाइवर्सिटी होती है जहाँ पे हम 2 इकोसिस्टम के बीच कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और गामा डाइवर्सिटी की बात की जाए तो बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है वो हम काउंट करते हैं। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर ली जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा इंडिया पाकिस्तान सब कुछ मिला के है, तो इस पूरे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी उसे हम कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। इसी तरीके से हम जेनेटिक डाइवर्सिटी वाली बात करें तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसके बाद भी हमारा जो है 99.99% डीएनए जो है वो सेम होता है। तो एक स्पीसीज़ में जो डाइवर्सिटी होती है, एक पॉपुलेशन में जो डाइवर्सिटी होती है, तो उसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और 2 स्पीसीज़ के बीच जो डाइवर्सिटी होती है, जैसे ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज़ हैं। तो इनमें जो डाइवर्सिटी आएगी जो हम कंपेयर करेंगे तो वो होती है हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तो अलग अलग इकोसिस्टम एक रीजन में जो है उनमें जो डाइवर्सिटी आ रही है तो उसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये बढ़ते हुए क्रम में हम अगर याद रखेंगे तो हमें कभी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और रियल एग्ज़ाम में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कन्फ्यूज़न क्रिएट होने की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा, जेनेटिक, स्पीसीज़ और इकोसिस्टम ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है स्पीसीज़ रिचनेस का और स्पीसीज़ इवननेस का। स्पीसीज़ रिचनेस मतलब एक एरिया में कितने टाइप की स्पीसीज़ जो है वो सर्वाइव कर रही हैं। जैसे मान लो एक जंगल में एक शेर है और एक लायन हो गया, उसमें 10 डियर हो गए और 4 हॉर्सेस हो गए। तो इनमें जो है स्पीसीज़ की जो रिचनेस है वो 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 टाइप के स्पीसीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं। और वहीं अगर हम इवननेस की बात करें तो इवननेस क्या है कि हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। जितना ज़्यादा मतलब रेशियो होगा, मान लो यहाँ पे अगर 100 डियर होते हैं तो ये लो स्पीसीज इवननेस की बात कर रहा है। वहीं अगर यहाँ पे 10 लायन हो जाए, 40 हॉर्सेस हो जाए और 100 डियर हो जाए, तो अब हम जब इसका रेशियो निकालेंगे तो वो हाई इवननेस को शो करेगा। तो जितने ज़्यादा हमारे इवननेस हो, जितना ज़्यादा हाई इवननेस होगा उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम होगा। मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होंगे, एक के मरने से दूसरे पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर यहीं पे एक लायन होता तो अगर ये भी लायन अगर निपट गया तो इतने ज़्यादा डियर जो हैं इनमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ऐसी कंडीशन में जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए जो है हाई इवननेस डिमांड की जाती है। जैसे एक लायन 5000 डियर, ये लो इवननेस है, लायन ख़त्म तो पूरा डियर एक्सप्लोर कर जाएंगे। इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोविजनिंग, वही फूड हो गया हमारा, और वाटर हो गया, टिम्बर हो गया, फाइबर हो गई, ये चीज़ें मिलती हैं। रेगुलेशन में वो क्लाइमेट रेगुलेशन कर रहे होते हैं। किसी पेड़ ऑन एवरेज ये होता है कि 5 से 10 डिग्री सेल्सियस किसी साइडों में टेम्परेचर कम होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम धूप में जाते हैं, पेड़ के बाहर जाते हैं, तो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये क्लाइमेट रेगुलेशन हो गया। वेपर्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं जो पेड़ पौधे हैं अपने स्टेमेटा जो होते हैं उसके पत्तियों के नीचे, उसके थ्रू वो वेपर हो गया उसको निकालते हैं। फ्लड कंट्रोल करते हैं, जो मैंग्रोव्स होते हैं उनका काम है। ओजोन लेयर से हमारी सुरक्षा करते हैं, ओशन करंट से भी ये करते हैं। तो ये मतलब जो है रेगुलेटिंग वाला हो गया। सपोर्टिंग में जो पेड़ पौधे हैं उनकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है। फिर जो टूरिज़्म है, एस्थेटिक्स है, स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में जैसे होता है सेक्रेट कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट आता है।
सैक्रेड ग्रुप्स का, तो वो चीज़ें हैं। तो ये तो कॉमन सा है, ये मेंस में मोस्टली यूज़ होगा। मास एक्सटेंशन, अब इसमें जो है एक तो हिप्पो हम याद कर सकते हैं, ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रिक्शन, इन्वेजिव स्पीसीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली हमारा जो इन्वायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी है उसे कम करता है। और उसी में एक होता है ईविल क्वाड्रेट, कई बार यूपीएससी पूछ सकती है। तो ईविल क्वाड्रेट जो होता है, इसमें जो होता है कि हैबिटेट लॉस होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन को हम काउंट करते हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन को काउंट करते हैं एंड को एक्सटेंशन को काउंट करते हैं। तो ये होता है ईविल क्वाड्रेट। तो ये इसका सबसेट है। अगर हम कहेंगे कि हिप्पो बड़ा वाला है तो ईविल क्वाड्रेट उसका छोटा पार्ट है, ठीक है। इसको मैंने तो जो है हैबिटेट लॉस, इसमें सीक्वेंस से मैंने याद कर रखा है कि किसी भी एरिया में अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो वहाँ का हैबिटेट लॉस होता है, फिर एलियन स्पीसीज आती हैं और उसकी वजह से आसपास जो अदर बची हुई स्पीसीज हैं उनका को एक्सटेंशन हो जाता है। तो ये चीज़ हमें याद करके रखनी है। इसमें ईविल क्वाड्रेट में कौन कौन से 4 कंपोनेंट आते हैं। दूसरी तरफ एशियन वर्सेस अफ्रीकन एलिफेंट का एक डिफरेंस कई बार पूछा है। तो अफ्रीका में हम यूजुअली याद करते हैं कि लोग बड़े होते हैं तो वहाँ के हाथी भी बड़े होंगे, उस हाथी के कान भी बड़े होंगे, ऐसे कुछ कर करके थोड़ी चीज़ें हम याद कर सकते हैं कि और लार्जर वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो चीज़ें आसान हो जाती है। एशिया में जो है स्मॉलर होता है, फिर यहाँ पे हमारे 2 बम्प होते हैं, वहाँ पे वो लार्जर ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट था, कॉनकेव या सैडल बैक वाला है, कॉन्वेक्स या राउंडेड बैक है। फिर अफ्रीकन ट्रंक टिप जो है वहाँ पे 2 फिंगर्स हैं, वहाँ पे 2 लिप्स हैं, ऐसे ऐसे करके निकला रहता है। और एशिया वाले में 1 फिंगर ऐसे स्ट्रॉ की तरह होता है, ठीक है। टस्क की बात करें तो वहाँ पे जो मेल और फीमेल का एलिफेंट है उन दोनों में टस्क होता है, जबकि एशियन में केवल मेल्स में होता है। और मैट्रियार्की तो वो जो एनिमल बिहेवियर पूछती रहती है यूपीएससी, एक बार पूछा भी है कि एनिमल जो एलिफेंट्स हैं उनमें मैट्रियार्की होती है, फिर उनका जो प्रेगनेंसी है वो लगभग 22 महीने के अराउंड होता है। वल्चर कंजर्वेशन एक मतलब न्यूज़ में हमेशा ही रहता है। तो डाइक्लोफिनेक जो दवा है इसका नाम हमें याद करके चलना है कि डाइक्लोफिनेक की वजह से और डीडीटी की वजह से जो है जो बायो मैग्नीफिकेशन हुआ और वो अल्टीमेटली जो है जो हमारे वल्चर्स हैं उनका किडनी फेलियर का कंडीशन क्रिएट करता है। तो किडनी फेल होने की वजह से जो वल्चर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी, जैसे हम क्या करते हैं कि डाइक्लोफिनेक अपने जानवरों को देते हैं ताकि जानवरों में जो इन्फ्लेमेशन है, उनके अंदर जो मसल पेन है, वो चीज़ें कम हो पाए और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। अब इस जानवर को जब वो मर गया तो हमने ओपन फील्ड में छोड़ दिया। ओपन फील्ड में छोड़ा तो यहाँ पे वल्चर्स आए, इसको खाया। तो वल्चर्स जो है कई जानवरों को उन्होंने अगर खाया तो जो हमारा डाइक्लोफिनेक है वो अल्टीमेटली बायो मैग्नीफाई हुआ और हमारे वल्चर्स में गया और उनकी किडनी को फेल किया। किडनी फेल होने की वजह से अल्टीमेटली जो हमारे वल्चर्स हैं वो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है हमें याद रखना है, ये काम आता रहता है। और इसमें जो है जो इंडेंजर्ड वल्चर है उसका नाम आप याद रख लो, बाकी सारे के सारे जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो इंडेंजर्ड, ई फॉर इंडेंजर्ड, ई फॉर इजिप्शियन वल्चर, ओके। वन हार्ड राइनो जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो वन हार्ड राइनो का जो आज के टाइम पे IUCN स्टेटस है वो हमारा वल्नरेबल वाला है एंड ये 4th लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। लगभग इसका वेट 2000 किलो होता है। और इसका जो हॉर्न है, हॉर्न किससे बना था? केराटिन। केराटिन जैसे हमारे नेल जिससे बनते हैं, हमारे बाल जिससे बनते हैं, केराटिन एक टाइप का प्रोटीन है, तो उसी से उनका हॉर्न भी बनता है। और उस हॉर्न के लिए इनका शिकार करते हैं जो इलीगल पोचिंग होती है। तो इस वजह से जो हमारे वन हार्ड राइनो है उनकी पॉपुलेशन को थ्रेट है। और अगर हम देखें कि हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है और हाईएस्ट डेंसिटी क्या है, इन दोनों टर्म्स को हमें याद करके चलना होगा। और हाईएस्ट नंबर जो है 90% पॉपुलेशन वो असम के काजीरंगा में है। वहीं अगर डेंसिटी की बात करोगे आप तो ये पवितोरा, जिसका ओरंग नेशनल पार्क और इस तरीके से एरिया है जो आसाम में है, वहाँ पे डेंसिटी का है पवितोरा और ओरंग में। दूसरी तरफ अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो काजीरंगा में है। इसी तरीके से हमने आज के टाइम पे जो दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है
तराई एरिया में, वहाँ पे वन हार्ड राइनो को री इंट्रोड्यूस किया है। तो ऐसा क्यों है कि ब्रह्मपुत्रा में हर साल फ्लड आता है, तो ऐसे में अगर वन हार्ड राइनो एक तरीके से एंडेमिक स्पीसीज अगर है तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट होने का खतरा है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया कि वहाँ से थोड़े राइनो को शिफ्ट किया और ले आए हम उसे दुधवा नेशनल पार्क में। हाँ, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एक हुआ था। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या है कि इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया है, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो राइनो के कंजर्वेशन के लिए आपस में कोऑपरेट कर रही हैं। और कौन कौन से राइनो इसमें कवर्ड हैं? जावन राइनो, सुमात्रन और वन हॉर्न जो कि इंडिया में पाया जाता है। और अभी हमने ऊपर जो कीस्टोन स्पीसीज़ का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जो राइनो है वो कीस्टोन स्पीसीज़ भी है, सीड डिस्पर्सल में भी काम करते हैं और ग्रासलैंड को मेंटेन करने में भी काम करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जो ग्रीन हाउस है, ग्लोबल वार्मिंग है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको कुछ जो ट्रैप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो यूवी और इंफ्रारेड का यूपीएससी ने कई बार आपस में इंटरचेंज करके पूछा है। तो इनकमिंग जो रेडिएशन होती है वो यूवी रेडिएशन होती है। जो नीचे से रेडिएशन निकलती है हमारे ज़मीन से एब्जॉर्ब होने के बाद, वो आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। तो ये हमें याद रखना है। तो इनकमिंग रेडिएशन यूवी है, आउटगोइंग रेडिएशन जो है इंफ्रारेड है। इसको आपस में काफ़ी इन्होंने इंटरचेंज किया है, ठीक है। और हमारा जो अर्थ है वो हीट होता है इंफ्रारेड से, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इनकमिंग रेडिएशन जो यूवी है उससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर नहीं मेंटेन होता है। वहीं दूसरी तरफ जो यूवी यहाँ से रेडिएट होने वाला जो वापस जाने वाला रेडिएशन है वो आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। और ये अल्टीमेटली हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट आता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज अगर नहीं है तो अर्थ हमारी फ्रीज हो जाती। करेंटली जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मेंटेन रहता है। तो ये क्यों होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, इस टाइप की ग्रीन हाउस गैसेज होने की वजह से हमारे अर्थ का जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मेंटेन्ड है आज के टाइम पे। और ये क्लाउड से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर बनाती है। तो हमारे अर्थ में मान लीजिए ये हमारी धरती है और ये जो है आसपास एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये जो लो क्लाउड्स होते हैं यहाँ पे आसपास धरती के, तो ये थिक होते हैं, डेंस होते हैं और इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है क्योंकि पानी के सोर्सेज आसपास होते हैं। तो ये क्या होता है, आने वाली जो यूवी रेज है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इसकी वजह से जो है कूलिंग होती है हमारे अर्थ की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम थिन और सिरस क्लाउड की बात करें जो कि हाई क्लाउड बोलते हैं, तो ये क्या होता है, हमारी जो रेडिएशन से आईआर रेडिएशन निकल रही है, ये रेडिएशन को ये ट्रैप करते हैं और इसकी वजह से ग्लोबल हाउस ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट आता है वो क्रिएट होता है। और ग्रीन हाउस गैसेस में कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो उसे हमें कभी कंफ्यूज हो के ऐसे मतलब गलत ऑप्शंस नहीं चूज़ करने हैं, इसे अच्छे से याद कर रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है, दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है और ये हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करके जो डेथ कॉज कराती है वो होता है। ये जो रूम में फायर जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं, जहाँ पे कोयला यूज़ करते हैं, तो वैसी कंडीशन होती है। वहीं दूसरी तरफ जो नाइट्रोजन है ये 78% है, ये भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं आता है, ना ही ये पॉल्यूटेंट होता है। और जो नाइट्रोजन होता है ये नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो इसकी वजह से इसे हम पॉल्यूटेंट नहीं कहेंगे। पॉल्यूटेंट कोई अनवांटेड सब्सटेंस जब किसी एटमॉस्फेयर में जाता है तो उसे हम एयर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में डालते हैं। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ये तीनों गैसेज में जो डिफरेंस है वो हमें याद करना होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉक्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, वो प्रॉब्लम करते हैं। नाइट्रोजन जो सिंगल एटम है वो नहीं करता है। दूसरी तरफ अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे तो इसी को हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस होती है और ये ओजोन डिप्लीशन भी करती है साथ में। तो ये हमें नहीं कंफ्यूज होना है, इसकी वजह से डुअल थ्रेट है। वहीं दूसरी तरफ अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो ये ब्लड वेसल में जाती है। जो ब्लड वेसल की अगर ल्यूमेन ऐसी है तो नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें जाके इसे डायलेट करती है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के अराउंड यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है। 4 ऑप्शन उन्होंने दिए थे, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वाले।
तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें कभी कन्फ्यूज़न में नहीं डालनी है और इसे बाय हार्ट हमें याद करके चलना होगा। और फिर से ये वही सारी चीज़ों का कंपाइलेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम एसिड रेन पे। एसिड रेन जो होता है इसमें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं और सल्फ़र की जो ऑक्साइड है वो ऑलरेडी प्रेजेंट इन्वायरमेंट में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनसे रिएक्ट करते हैं। अगर वाटर से ये रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 अल्टीमेटली बनता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर होते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 बनता है और ये दोनों चीज़ें जो है वाटर के साथ बारिश में नीचे आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पहली बारिश होती है उसमें हमें बाहर नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो है एसिड रेन हो रहा होता है और ये एसिड रेन हमारे स्किन के लिए जो है हार्मफुल हो सकता है। तो वही है कि हमने ये हो सकता है कि अब एसिड का नाम, ये एक बार इन्होंने गैस का नाम यूज़ कर लिया है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये एसिड नाम ऑप्शन में डाल दें। तो हमें ये चीज़ें याद करके चलनी होंगी। बाकी लो पीएच वाली कहानी होती है जो कि जैसे जैसे पीएच की वैल्यू कम होती जाती है तो उसकी एसिडिटी बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का पीएच 1 है और किसी का पीएच 7 है तो ये ज़्यादा एसिडिटी वाला होगा, ये कम एसिडिटी वाला होगा। और सल्फ़र साइकिल जो है सेडिमेंट्री है, ये लास्ट ईयर ये जो एमसीक्यू में आया था कि सल्फ़र साइकिल जो है वो सेडिमेंट्री है और उसका जो रिजर्वायर है वो क्या है। तो ये चीज़ें ये पूछते रहते हैं यूजुअली। वहीं दूसरी तरफ नाइट्रोजन जो है वो गैसियस साइकिल होती है। अब जो एसिड रेन होता है उसका इम्पैक्ट यही है कि अगर वो तालाब में हो गया या फिर हमारे आसपास की जो नदियाँ उसमें जाएगा तो उसमें ऑलरेडी जो स्पीसीज़ हैं उनको नुकसान करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये सॉइल में जाता है तो सॉइल एसिडिटी होगी। सॉइल एसिडिटी होगी तो हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो कम होता जाएगा। और उसी तरीके से मॉन्यूमेंट जो ताज ट्रेपेजियम जोन था जो MC मेहता केस के थ्रू बनाया गया, तो उसमें क्या होता था कि जो ताजमहल है उसके अराउंड, ताजमहल मान लीजिए ये है तो यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज थी, मथुरा वाली जो ऑयल रिफाइनरी है वो सब है। तो इन रिफाइनरी से जो था वो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता था और ये एसिड रेन करा था तो ताजमहल पे। और ताजमहल पे एसिड रेन होने की वजह से जो वहाँ पे मार्बल है उसका जो है येलोइंग शुरू हो गया था और ये पीलापन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से था। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ताज ट्रेपेजियम जोन डिक्लेयर किया, जो कि हमारे वेस्टर्न यूपी और राजस्थान का कुछ एरिया है, उस एरिया में हमें इंडस्ट्रीज़ लगाने में प्रोहिबिशन है। तो इसकी वजह से आज के टाइम पे जो ताज है उसको रिस्टोर किया जा सका है। उसके जो वाइट मार्बल हैं उन्हें रिस्टोर किया जा रहा है। तो वही है कि अगर कहीं पे एसिड रेन हो रही होती है तो उसको स्टोन लेप्रोसी का एक टर्म दे दिया जाता है। बाकी MC मेहता वाली जो कहानी है वो हमने डिस्कस किया ही। नेक्स्ट आते हैं हम पॉल्यूटेंट्स पे। पॉल्यूटेंट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट में हम कर सकते हैं एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कर सकते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आते हैं और वो नुकसान करते हैं, लेकिन ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में इंटरेक्ट अगर करते हैं उसकी वजह से कोई नया कंपाउंड बनता है और वो कंपाउंड अगर हमारे लिए हार्मफुल है तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। तो ये डायरेक्टली रिलीज होते हैं, इनका हम सोर्स ट्रेस कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब जो है पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में, प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में डाले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो चीज़ होता है सेकेंडरी मॉलिक्यूल। और जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। और इसी तरीके से जो स्मॉग होते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बनते हैं, वो भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब जो स्मॉग था, स्मॉग में दो चीज़ें थी, एक तो लॉस एंजल्स वाला स्मॉग, दूसरा लंदन स्मॉग। ये चीज़ें आपस में इंटरचेंज की जा सकती हैं। तो LA वाला जो स्मॉग है वो आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो लॉक्स हैं, नॉक्स है, सल्फ़र वाले ऑक्साइड है, इनकी वजह से है। सल्फ़र का ऑक्साइड इस पर हम नहीं डालेंगे। सल्फ़र का ऑक्साइड जो आता है वो लंदन स्मॉग के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और उस दौरान जो है जो कोयले का यूज़ था वो ज़्यादा था। तो कोयले के यूज़ की वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा में निकला और उसकी वजह से जो 1952 में लंदन में स्मॉग हुआ तो उसे हम लंदन स्मॉग का नाम देते हैं। वहीं जो अदर पॉल्यूटेंट है उनकी वजह से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे ऑक्साइड आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो ट्रोपोस्फेरिक और ओजोन बनाते हैं
और ये पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो ओजोन जो बनता है उसकी वजह से जो लॉस एंजल्स का स्मॉग है उसे फोटोकेमिकल स्मॉग बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स ऐसे हैं कि जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं और इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर नॉन पॉइंट सोर्स की बात की जाए तो ये डिफ्यूज़ होते हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे होते हैं। जब आप ट्रेस नहीं कर सकते हो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो वही है कि वाशिंग है, रिलीजियस ऑफरिंग है, ये नदियों के किनारे किए जाते हैं, तो इन पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स का एग्जांपल जैसे रोड होते हैं, तो रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं तो यहाँ पे इमिशन आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रोड से काफ़ी दूर अगर आप जाओगे तो इमिशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जो होता है ये लाइन सोर्स होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। तो इनमें इंटरचेंज कर देगा कि पॉइंट सोर्स जो है वो आइडेंटिफाई करने में हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं वो ईजी टू आइडेंटिफाई होते हैं। तो यूपीएससी इस तरीके का ट्रैप यूजुअली फ्रेम करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है बीओडी और सीओडी का कॉन्सेप्ट। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बीओडी कहलाती है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसके लिए। वहीं दूसरी तरफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात की जाए तो सीओडी में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें आती हैं। तो जो सीवेज हमारे घरों से निकल रहा है और नदियों में गिर रहा है तो उसके असेसमेंट के लिए हम बीओडी काउंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडस्ट्री से जो इफ्लुएंट निकल रहा है उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए हम सीओडी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो बीओडी सीओडी इसमें बहुत माइनर सा ही डिफरेंस है। तो बीओडी जो होता है वो हमारा जो ऑर्गेनिक है सिर्फ उसके लिए असेसमेंट है, और दूसरी तरफ सीओडी जो है ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक इन दोनों के लिए है। और ये दोनों ही वाटर क्वालिटी मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक कैपिलरी इफेक्ट। यूजुअली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है कि लाइक अगर यहाँ पे ज़मीन है, ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं है, तो धूप डायरेक्ट पड़ रही है, जो भी पानी ऊपर आ रहा है वो वेपराइज होता जा रहा है और पानी के साथ जो मिनरल है वो यहाँ पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। पानी तो उड़ गया हवा में, लेकिन यहाँ पे मिनरल जो है वो डिपॉजिट होते रहते हैं। और मिनरल डिपॉजिट होने की वजह से ये जो हमारी मिट्टी है ये सैलाइन मिट्टी हो जाती है और इसकी वजह से ये इनफर्टाइल हो जाती है। तो ऐसे बैरन लैंड पे हम खेती करेंगे तो कुछ उगेगा नहीं। तो जो कच्छ ऑफ रन है वो भी इसी तरीके का एग्जांपल है, जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, थोड़ा बहुत जो पानी है वो अपने साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको ऊपर लाता है और यहाँ सरफेस पे डिपॉजिट कर देता है। और ये साल्ट डिपॉजिट जो है ये फर्टाइल लैंड को सैलाइन कर देते हैं, इनफर्टाइल कर देते हैं। अब इसका सल्यूशन वही है, वेजिटेशन कवर हम बढ़ाएं ताकि जो धूप है उसका इफेक्ट नीचे तक ना आए और जो मॉइस्चर है वो हवा में लॉस ना हो। और दूसरा यूज़ करते हैं जिप्सम मिक्स करते हैं। जिप्सम एक वो चिलेटिंग एजेंट का काम करता है और ऑलरेडी जो यहाँ पे हमारे मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके फिर से इंटरमिक्स करता है। तो डिफॉरेस्टेशन के बहुत से नुकसान हैं, उनमें से एक ये नुकसान जो है वो कैपिलरी इफेक्ट और जो सेलेनाइजेशन है हमारे सॉइल का उससे रिलेटेड भी है। तो ये एक यूनिक सा कोरिलेशन है जो हमें याद रखना होगा। दूसरी तरफ ओजोन से रिलेटेड जो फैक्ट है वो बार बार यूपीएससी को पूछने की आदत है। तो जो ओजोन हमारे ट्रोपोस्फीयर में है, हमारे आसपास है, नीचे की हाइट पे है, वो ओजोन हमारे लिए नुकसानदायक होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन जो है वो यूवी रेस को हमारे अर्थ तक आने से रोकता है। प्राइमरली उसमें यूवी ए और बी जो है वो दोनों को मैक्सिमम ये हमारे ओजोन का जो लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है वो रोकता है। दूसरी तरफ जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन है ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, ये नुकसानदायक होता है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है और ये हमारा जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन। बाकी इससे रेस्पिरेटरी जो इलनेस है वो क्रिएट तो होंगी ही होंगी। और ओजोन के लिए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ ही था और उसके बाद जो है किगाली एग्रीमेंट की गई थी। तो ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था और उसके बाद फिर नेक्स्ट उसमें जो अमेंडमेंट था वो किगाली नाम से है। तो अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर किगाली का नाम आता है
तो हमें याद रखना है कि ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है। दूसरा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो, और कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये हमें याद रखना है, एंड ये साइलेंट किलर की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर वेस्ट। आज के टाइम पे जो यूएसए ईरान की लड़ाई चल रही है उसके पीछे भी जो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट है उसकी थोड़ी सी कहानी है। यूपीएससी की जो हैबिट रही है वो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट के अराउंड क्वेश्चन फ्रेम करने की काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो अगर हमें वेपन ग्रेड कोई यूरेनियम चाहिए तो वो 60% से ऊपर ही होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें केवल एनर्जी जनरेशन के लिए चाहिए जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं तो उसमें 3 to 5% कंसनट्रेशन इनफ है। तो यूजुअली क्या होता है, नेचुरल यूरेनियम उसमें 0.7 मैक्स अगर कोई बहुत अच्छे क्वालिटी का यूरेनियम हो रहा है तो 1% आपको मिल जाएगा, इससे ज़्यादा बहुत रेयर होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें यूरेनियम से बिजली बनानी है तो ऐसे में पावर प्लांट की जो सप्लाई है वो 3 से 5% के बीच कॉन्सेंट्रेटेड यूरेनियम चाहिए होता है। हम और यूपीएससी क्या करती है, ये जो वेपन ग्रेड है और हमारे पावर प्लांट की नीड है इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करती है। अगर आपको मिसाइल बनाना है, एटॉमिक बॉम्ब बनाने हैं तो आपको 90% से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरेनियम चाहिए होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर पावर प्लांट में केवल बिजली बनानी है तो 3 से 5% ही केवल हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो ये एक जो डिस्टिंक्शन है ये हमें याद करना है। ये सिविलियन और वो मिलिट्री जो थ्रेशोल्ड है उसके अराउंड यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक जो है इनऑर्गेनिक है, प्लास्टिक जो है अल्टीमेटली ओरिजिन का है, उसका ओरिजिन है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम को ही रिफाइन करते हैं और उसकी रिफाइंड जो कंपोनेंट्स अलग अलग निकलते हैं उससे प्लास्टिक बनता है। आज के टाइम पे हमारे पास ईरान से पेट्रोलियम नहीं आ रहा है और उसकी वजह से पेट्रोलियम ना आने की वजह से जो फाइबर है, जो प्लास्टिक है, उसका प्रोडक्शन जो है, उसका जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो चुका है और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो प्लास्टिक का जो रेट इंडिया के मार्केट में वो बढ़ता जा रहा है, फाइबर्स का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये है प्लास्टिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और जैसे च्युइंगम में बात की जाए तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक होते हैं। आज के टाइम पे अगर यूपीएससी ऐसा कोई सेंटेंस फ्रेम करती है कि माइक्रो प्लास्टिक जो है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में मिला तो वो भी सही है। माइक्रो प्लास्टिक जो है एवरेस्ट के पीक पे है, ग्लेशियर्स में है, तो वो भी सही बात है। माइक्रो प्लास्टिक जो है वो एक प्रेग्नेंट औरत के पेट में जो वूम है, बच्चा है, उसमें भी है, तो वो भी सही बात है। तो माइक्रो प्लास्टिक एक तरीके से यूबिक्विटस एलिमेंट बन चुका है जो हर जगह मौजूद है, तो उसको निगेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो आप इसको आराम से एक्सक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर हमारा है, इंडियन एग्रीकल्चर, वो कितना पानी यूज़ कर रहा है, इसके अराउंड कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। लाइक वर्ल्ड का अगर ग्राउंड वाटर की बात की जाए तो जो 25% पानी है वो केवल इंडियन एग्रीकल्चर में जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का 25% पानी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हमारे यहाँ जो भी सरफेस वाटर है या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो दोनों वाटर की बात की जाए तो नियरली 90% ये पानी जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही यूज़ हो रहा है। बहुत कम पानी हमारे ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि स्पीसीज़ का रेफरेंस, जो हमारा एनिमल बिहेवियर यूपीएससी पूछती रहती है उसके अराउंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक डुगोंग जो है, डुगोंग को हम सी काऊ भी बोलते हैं और ये हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कोस्ट है उसके अराउंड कुछ डुगोंग इधर भी मिलते हैं, कुछ इधर भी मिलते हैं। डुगोंग के कंजर्वेशन के लिए जो इंडिया और श्रीलंका के बीच का एरिया है उसको भी रिजर्व बनाया गया है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है। तो ये डुगोंग जो होता है हार्बीवोरस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक मैमल होता है, ये हमें कभी कंफ्यूज नहीं करना है। मैमल वाली कैटेगरी में हम भी आते हैं और जो चौपाए जानवर हैं, गाय भैंस, ये भी आते हैं, और डुगोंग जो सी काऊ है वो भी आता है। इसी तरीके से जो स्नो लेपर्ड है उसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोलते हैं क्योंकि जो हमारे स्नो लेपर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको स्पॉट कर पाना थोड़ा मुश्किल सा काम होता है। इसी के तरीके से जो गौर है, इंडियन बाइसन है, ये भी वल्नरेबल है और ये लार्जेस्ट बवाइन है, ये हमें याद रखना है। ये जो सेंटेंस फ्रेम होगा वो ऐसे ही कुछ यूपीएससी फ्रेम करेगी कि गौर जो है सेकंड लार्जेस्ट बवाइन है या फिर लार्जेस्ट बवाइन है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं।
तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। और वेस्टर्न घाट पे ये पाया जाता है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो होते हैं, अब इसमें हॉट स्पॉट इंडिया की बात की जाए तो हमारे पास 4 हॉट स्पॉट है। एक तो हमारा ये पूरा वेस्टर्न घाट जो है ये हॉट स्पॉट है। दूसरा हमारा ईस्टर्न हिमालय यहाँ पे जो आएगा हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में वो होगा। फिर इंडो बर्मा वाला जो पार्ट है ये भी है। फिर अंडमान एंड निकोबार वाला जो एरिया है सुंडरलैंड, ये भी जो है हॉट स्पॉट में आता है। ऐसे ही सेम एक कॉन्सेप्ट होता है हॉट स्पॉट की तरह ही होप स्पॉट। तो होप स्पॉट क्या होता है कि जब हम ज़मीन पे बात कर रहे हैं किसी कंजर्वेशन वाले एरिया की तो वो हॉट स्पॉट होता है। वहीं अगर हम पानी या ओशन में बात करेंगे तो वो होप स्पॉट कहलाएगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। हॉट स्पॉट वर्सेस होप स्पॉट क्या है। और हॉट स्पॉट का क्राइटेरिया भी होता है कि 1500 से ज़्यादा वैस्कुलर इंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए। इसके अलावा 70% जो नेटिव स्पीसीज़ हैं उनका लॉस हो चुका हो। बाकी आ जाता है कुछ हमारे जो कन्वेंशंस हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो बेसिक फैक्ट है उनको अगर हम याद किए रहेंगे जो आसपास हमारे ऑप्शंस दिए जाएंगे उनको हम निगेट कर सकते हैं, उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं, उसमें हेल्प मिलती है। तो 3 हमारे जो कन्वेंशन थे वो साइन किए गए थे। इसमें UNFCCC, UNCBD ये दोनों तो एक साथ हुए थे 1992 में। वहीं CCD जो डिजर्टिफिकेशन के लिए है, कॉम्बैटिंग जो डिजर्टिफिकेशन है, ये लेटर साइन हुआ था, ये हुआ था 1995 में। तो ये कहा जा सकता है कि UNFCCC, CBD, CCD एक साथ साइन हुए रियो में 1992 में। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो डिजर्टिफिकेशन का हमारा आया था वो हमारा एग्रीमेंट बाद में साइन हुआ 1995 में। तो ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट जो है साइनिंग रेटिफिकेशन, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो साइन करना कि हम उस कन्वेंशन में गए, हमने बोला कि ठीक है हम भी इसके पार्ट हैं, वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट में साइन किया। रेटिफिकेशन कब होता है? जब हम अपने यहाँ आके उससे रिलेटेड कोई लॉ बनाते हैं, उसको अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं साइनिंग और रेटिफिकेशन वाले। और इंडिया ने जैसे CBD साइन कर लिया 1992 में जब वहाँ पे रियो वाली मीटिंग हुई, लेकिन हमने उसे रेटिफाई कब किया? जब हमने पास किया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये डिफरेंस होता है कि 10 साल बाद हमने साइनिंग के रेटिफाई किया। ऐसे ही हाई सीज ट्रेटी है, तो इसको हमने तो साइन कर दिया, लेकिन अब इसमें 60 से ज़्यादा एग्रीमेंट हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में हमें टाइम लगेगा। तो वो रेटिफिकेशन वाला थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो कंट्रीज़ क्या करती हैं, सेफ रहने के लिए, जो लार्ज वर्ल्ड ऑर्डर है उसका पार्ट बने रहने के लिए इमीडिएटली साइन तो कर देती हैं, लेकिन उसे रेटिफाई करने में बहुत टाइम लगाती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्रीज़ हैं वो अपने हिसाब से ये गेम प्ले करती हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में। तो इसमें इन्होंने 3 टियर का स्ट्रक्चर बनाया था। तो इसमें वही है कि नेशनल, स्टेट एंड फिर हमारे लोकल लेवल पे जो कंडीशंस बनी है उसके लिए। तो नेशनल लेवल पे बात की जाए तो हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है, NBA सबसे टॉप पे। उसके बाद आती है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो ये हमारा कमर्शियल यूज़ इंडियन एंटिटीज़ के थ्रू स्टेट लेवल पे जो हैंडल करना है वो SBB करती है। फिर सबसे नीचे जो आती है BMC आती है। तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का काम जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मेंटेन करना होता है। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मेंटेन करना सबसे लोकल लेवल बॉडी का काम है। और BMC के जो मेंबर्स हैं वो DM, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल, ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्सपर्ट्स और लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा BMC के जो मेंबर्स हैं वो पार्ट टाइम भी होते हैं और इसके अलावा उनकी अदर ड्यूटीज़ भी होते हैं। जैसे एक DM का काम मल्टीपल होता है, लेकिन वो BMC का भी पार्ट होगा। तो हमें इसमें याद रखना है कि इनकी हायरार्की क्या है, NBA, फिर हमारा SBB, फिर BMC। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरचेंज करके भी इसे UPSC जो है वो सेंटेंसेस फ्रेम कर सकती है। नेक्स्ट जो है ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, ये दोनों चीज़ें जो हैं कंकरेंट लिस्ट में आती हैं। और ये किस अमेंडमेंट से हुआ था? वो 42 से। इसके अलावा जो है एजुकेशन हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई, वेट एंड मेजर्स हो गई। ये 5 आइटम्स 42 अमेंडमेंट से स्टेट लिस्ट से
कंकरेंट लिस्ट में डाले गए थे, ये हमें नहीं भूलना है। और इस तरीके से यूपीएससी कई बार सेंटेंसेस फ्रेम कर सकती है कि वाइल्ड लाइफ जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये चीज़ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आ जाते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। क्या होता है कि अगर हम किसी कम्युनिटी किसी जंगल में जाते हैं, वहाँ से कुछ मेडिसिनल प्लांट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनका कोई मेथड है ट्रीटमेंट का वो एडाप्ट करते हैं, तो उससे हमें जो कमर्शियल बेनिफिट है उसे हमें उस लोकल कम्युनिटी से शेयर करना होता है। तो ये होता है एक्सेस हमने किया और बेनिफिट शेयरिंग की। ये भी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसका ही एक पार्ट है। और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वही है कि आपने एक्सेस लिया, आपने बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज़ किए, तो जो लोकल पॉपुलेशन है उनको हमें थोड़े थोड़े बेनिफिट शेयर करने हैं। अभी जो फॉरेन कंपनी है वो हमारे अगर कोई भी मेडिसिनल रिसोर्स हैं उनको एक्सेस करती हैं तो एनबीए का उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है। वही डोमेस्टिक यूज़ अगर हमें करना है लोकल रिसोर्सेज का, तो जो बीएमसी होती थी केवल उसी का हमें परमिशन चाहिए होगा। और यूजुअली यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम करती है कोई भी स्पीसीज़ इंडिजिनस है या नहीं है, तो उसके अराउंड भी हमें ध्यान देना होगा। तो जैसे रेड सैंडलवुड है तो ये इंडिजिनस है। वहीं दूसरी तरफ अगर कहते हैं पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, तो ये पुर्तगीज़ लेके आए थे, तो इंडिजिनस ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये नेटिवली और बहुत प्राइमोर्डियल टाइम से नहीं थी, ये बाद में इंट्रोड्यूस की गई। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि एंशिएंट टाइम से अगर कोई चीज़ है तो वो इंडिजिनस होगी। ऑन द अदर हैंड अगर कोई चीज़ बाद में इंट्रोड्यूस की गई है तो वो हमारा इंडिजिनस नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा सोच के चलना होगा। नेक्स्ट आता है ये आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट। ये तो एक्सपायर हो चुके हैं, इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2020 तक के लिए ये टारगेट्स थे। अभी आज के टाइम पे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क चल रहा है। ये कुनमिंग जो चाइना में है, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है। ये कोविड के टाइम पे आया था 2022 में और ये 2030 तक चलेगा। इसमें ये 30/30 वाला टारगेट हमें याद रखना है। ये ऐसे कुछ यूपीएससी फ्रेम कर देती है, व्हाट इज़ 30/30, ये किससे रिलेटेड है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, तो 4 सेंटेंस फ्रेम करके दे देगी और उसमें कन्फ्यूजन होता रहता है। तो हमें याद करके रखना है कि जो 30/30 टारगेट है ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। इसी तरीके से नागोया प्रोटोकॉल पूछ सकती है कि क्या है, या फिर कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है। तो ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ही है। जो नागोया होता है वो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ जो कार्टाजेना है ये हमारा जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है एलएमओज, उनको अगर हम एक जियोग्राफिकल लोकेशन से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो हमारा कार्टाजेना में आता है। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है ये एकदम से याद करके रखना है और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 30/30 टारगेट क्या होता है, नागोया प्रोटोकॉल एबीएस वाला है, दूसरी तरफ कार्टाजेना जो है एलएमओज वाला है। नेक्स्ट होता है बायोपायरेसी और टीकेडीएल और ट्रेडिशनल नॉलेज। तो बायोपायरेसी में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम कहीं पे गए, कोई इंडिजिनस प्रैक्टिस है, कोई इंडिजिनस मेडिसिन है, उसे हमने लिया, उसे हमने पेटेंट कराया और कॉमर्शियलाइज कर दिया, तो ये एक बायोपायरेसी होती है। तो जो हमारा हल्दी का जो यूज़ है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, उसे अमेरिका में पेटेंट कराया गया, उसको लेके काफ़ी लीगल डिस्प्यूट चलता रहा इंटरनेशनल मार्केट में। बाद में जो इंडिया है उसने इस डिस्प्यूट का जो केस था वो जीता और आज के टाइम पे फिर हल्दी को अमेरिका में पेटेंट से हटाया गया। तो ये होता है बायोपायरेसी, अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट कंपनसेशन और क्रेडिट। आज के टाइम पे ऐसे ही कोल्हापुरी चप्पल जो है वो बड़े जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से एग्जांपल है कि बायोपायरेसी की जा रही है। हमारा जो प्राइस है क्रेडिट है मेकर्स को, उसको नहीं दिया जा रहा है। टर्मरिक पेटेंट वाली कहानी मैंने बताई। ऐसे ही नीम को भी लेके बासमती राइस वाला हो गया, ये काफ़ी डिस्प्यूट रहे हैं पहले भी। इंडिया में जो पेटेंट का सुनवाई है, जो केसेस चलते हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट है। और नया कॉन्सेप्ट जो एक गवर्नमेंट ने जो प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, अप्रिसिएबल कॉन्सेप्ट है, वो टीकेडीएल का है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हल्दी हो गया, नीम हो गया, इसी तरीके से कोई भी इंडिजिनस हमारी प्रैक्टिस है उसको हम यहाँ पे एक डिजिटल रिपोजिटरी के तौर पे डॉक्यूमेंट करते जाते हैं। अब वर्ल्ड में किसी को भी अगर चेक करना है कि ये चीज़ इंडिया में या फिर
किस तरीके से प्रैक्टिस है कि नहीं, कहीं पेटेंट है कि नहीं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे सर्च करेंगे TKDL में। अगर वो है तो कोई फॉरेन एंटिटी उसको पेटेंट नहीं करा सकती है, और ये चीज़ एक तरीके से क्रॉस रेफरेंस के लिए यूज होती है। इसमें वही है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, इसके अलावा जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं वो सारी चीज़ें डाली गई हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एंड ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम का। तो इसमें क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ GIAHS ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम जो है, ये जो FAO है UN की एजेंसी, इसके द्वारा डिक्लेयर की जाती हैं। तो जो हमारा GIAHS है इसमें 3 चीज़ें आती हैं। कोरापुट में जो फार्मिंग हो रही है, इसके अलावा कुट्टनाड में जो है बिलो सी लेवल राइस फार्मिंग की जाती है, और रीसेंट एडिशन जो है वो कश्मीर सैफरन की फार्मिंग का है। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखना है, GIAHS वाली चीज़ें। और ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर में फ्रेम की जाती हैं, डिक्लेयर की जाती हैं, ये तो हमें याद रखना है। लेकिन अगर इसको इंटरचेंज कर दिया और बोला कि ये GIAHS जो है ये BD एक्ट 2002 के अंतर्गत डिक्लेयर किए जाते हैं, तो वो सेंटेंस जो है गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, और इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग गैसेस का कितना पोटेंशियल है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। ये एक हायरार्की के तौर पे UPSC फ्रेम करके दे सकती है। तो हमें एकदम से याद करके रखना है कि SF6 जो होता है, इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो हाईएस्ट पोटेंशियल है। ये लगभग 25,000 साल तक जो है एटमॉस्फेयर में बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेफरेंस मानते हैं, फिर इससे जब हम कंपेयर करेंगे मीथेन का, तो वो लगभग 30 साल तक हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहेगा। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो 273 ईयर्स तक है। इसी तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है 15,000 सालों तक बना रह सकता है। ऐसे ही PFC फिर SF6 का हमें याद रखना है, इसका हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। हाँ दोस्तों, तो हम फिर से शिफ्ट करते हैं जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है गैसेस का, उसकी तरफ। यूजुअली जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनका एक पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। कोई भी गैस एटमॉस्फेयर में कितने टाइम तक प्रेजेंट रहती है और वो कितना ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पे। तो UPSC क्या करेगी, जो क्वेश्चन फ्रेम करेगी वो पोटेंशियल का जो सीक्वेंस है, बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, उसके अराउंड करेगी। तो हमें जो इनिशियल वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में, तो वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट होता है मीथेन, उसके बाद नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फिर HFC, PFC और SF6। ये तीनों हमें याद होने चाहिए जो आर्टिफिशियल एलिमेंट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं एटमॉस्फेयर में, AC के थ्रू, रेफ्रिजरेशन के थ्रू। तो SF6 सबसे ज़्यादा होगा, फिर PFC, फिर HFC। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसमें जो है CFC को बैन किया गया, उसके बाद HFC लाया गया। तो HFC जो लाया गया वो ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं था, लेकिन उसकी जगह क्या हुआ, वो ग्लोबल वार्मिंग करने लगा। तो HFC को भी अब रिप्लेस किया जा रहा है और उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जा रहा है, अमोनिया यूज़ किया जा रहा है एज ए कूलिंग एजेंट। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि पहले CFC आया, CFC के बाद HFC आया, अब HFC को भी रिप्लेस करने का प्लान चल रहा है, और ये चीज़ हुआ था किगाली एग्रीमेंट में। नेक्स्ट आता है जो वाटर वेपर है। वाटर वेपर को हम सोचेंगे कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस होता है और ये मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस का भी काम करते हैं, इसके अलावा ओजोन का डिप्लीटर भी होते हैं, ठीक। और इंडिया ने हमारा जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, ये बाइंडिंग है, तो इसको नहीं साइन किया क्योंकि हमारी जो लार्ज पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, लगभग 45%। और हमारे एग्रीकल्चर और उसमें भी प्राइमरली जो राइस का कल्टीवेशन है, वहाँ से जो मीथेन इमिट हो रहा है उसको हम बहुत कर्व नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ग्लोबल मीथेन प्लेज ज्वाइन करना हमारे लिए लॉजिकल नहीं था, तो हमने इसे साइन नहीं किया। नेक्स्ट ये CFC, HFC, फिर ये वाली जो कहानी है जो मैंने अभी बताई, इनिशियल स्टेज पे हमने CFC लेके आया जो कि कूलिंग एजेंट का काम करता था, रेफ्रिजरेशन का काम करता था। तो CFC जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग हुआ,
ओजोन में अंटार्कटिका के ऊपर जो है जो होल है वो बढ़ता गया। तो इसके लिए हमने CFC को फेज आउट कर दिया। नेक्स्ट उसकी जगह हमने अल्टरनेटिव लेके आए HFC। तो HFC ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है, ये पॉइंट याद रखना है, बट ये ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि HFC को किगाली एग्रीमेंट के थ्रू फेज आउट करना शुरू किया। और नेक्स्ट हम इसकी जगह फिर अदर गैसेस लेके आ रहे हैं, लाइक अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ताकि हम HFC को भी रिप्लेस कर सकें। तो ये सीक्वेंस याद रखना है कि CFC में क्या क्या पोटेंशियल है, HFC में क्या पोटेंशियल है, किस एग्रीमेंट में, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC गया, उसके बाद HFC जो है वो किगाली एग्रीमेंट के थ्रू फेज आउट हमने किया। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट आता है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन को भी लेके UPSC ने कई बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो किस एक्ट से रेगुलेट होता है, ये याद रखना ज़रूरी है। तो वो जो हमारा एयर कंजर्वेशन एंड पोल्यूशन एक्ट करके है, तो वो एयर एक्ट के थ्रू हमारा नॉइज़ पोल्यूशन डिफाइन होता है, और उसी के थ्रू हमने जो पोल्यूशन को कर्व करने के स्टेप हैं वो लिए हैं। अब पैटर्न जो है ना, जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल जोन, रेजिडेंशियल जोन, साइलेंट जोन, तो इसमें जो डिफरेंस आता है तो वो होता है कि लाइक साइलेंट जोन में 40 से 45 डेसिबल तक रहेगा, फिर 55 से 65 यहाँ रहेगा, ऐसे होता है। तो वो डिफरेंस अगर आप देखो पैटर्न, वहाँ पे अगर 5 डेसिबल से ज़्यादा का डिफरेंस है तो वो ऑप्शन आप रूल आउट कर सकते हैं। तो ऐसे होता है। फिर ये एयर एक्ट 1981, इसके अंडर में नॉइज़ पोल्यूशन को हम रेगुलेट करते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। UPSC यूजुअली जो एक्ट्स हैं उनको इंटरचेंज करती है, मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको इंटरचेंज करती हैं, तो इसमें कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन मार्क नहीं करते हैं। और 0 डेसिबल जो है ये हियरिंग थ्रेशोल्ड है, 60 डेसिबल पे हम बात कर रहे होते हैं, 120 डेसिबल जो है इस टाइम पे पेन होगा, और 120 डेसिबल से ज़्यादा की अगर आवाज़ होती है तो ऐसी कंडीशन में हम जो है डेफनेस का शिकार हो सकते हैं। बाकी ये हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हियरिंग लॉस, टिनिटस, ये सारी चीज़ें जो है नॉइज़ पोल्यूशन का एक इम्पैक्ट हो सकती हैं। और टिनिटस क्या है कि घंटी बजने की साउंड आती है, उसमें जो हमारे कान के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कुछ जो पैथोलॉजी है वो जनरेट होती है, उसकी वजह से हमेशा आपको कॉन्स्टेंटली घंटी बजने की आवाज़ आती रहेगी। बाकी जो नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स है वो ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री नहीं है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि इंडस्ट्री एक किसी लिमिटेड एरिया में रहेगी और वहाँ पे होने की वजह से जब उससे हम दूर बढ़ते जाएंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल कम होता जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट जो है ये रोड, रेलवे, एयरवेज की वजह से हर जगह फैला हुआ है, तो ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन जाता है नॉइज़ पोल्यूशन का। तो ये वॉल्यूम एंड जियोग्राफिकल स्प्रेड, ये दोनों फैक्टर जो हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। बाकी नॉइज़ पोल्यूशन को अगर हमें कर्व करना है तो जो सोर्स है, जैसे गाड़ियों में हम साइलेंसर लगाए रहते हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे रोड है, हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, वहाँ पे पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि नॉइज़ पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन तीनों को हम सोर्स पे ही कर्व कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रिसीवर है जो है, अगर कहीं से नॉइज़ आ रही है तो हम ईयर प्लग यूज़ कर लें अपने लिए, तो ये हमारे एंड पे हो जाएगा। तो सबसे अच्छा अप्रोच जो होता है वो सोर्स पे ही किसी भी पोल्यूशन को कर्व करना होता है, ना कि इस तरीके से। बाकी क्वेश्चन जो है UPSC आजकल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF के ऊपर भी पूछना शुरू कर दी है। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है, एविएशन फ्यूल नॉर्मली अगर हम देखेंगे वो कहाँ से बनता है, पेट्रोलियम का जो रिफाइंड हाई एंड प्रोडक्ट है, जो सबसे अच्छे ग्रेड का जो ऑयल निकलेगा वो एविएशन में हम यूज़ करते हैं। तो ऑयल, पेट्रोल या फिर हाइड्रोकार्बन्स वो हमें कहाँ से बनाने हैं, यही कॉन्सेप्ट हमें सोचना है। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज्ड कुकिंग ऑयल से भी बनाया जा सकता है, सही है। एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से भी हम कन्वर्ट करके बना सकते हैं, ये भी सही है। इसके अलावा जो एनर्जी क्रॉप्स है, लाइक मेज हो गया एंड जेट्रोफा होता है, तो उसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही सही होंगी कि जिससे हम SAF बना सकते हैं। इसके बाद ई फ्यूल एक कॉन्सेप्ट आता है। तो ई फ्यूल में जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट होनी है उसे हम कैप्चर करते हैं, साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है कि ऐसा हाइड्रोजन जो वाटर स्प्लिट की वजह से बने, मगर उसका जो एनर्जी सोर्स है वाटर स्प्लिट करने के लिए जो एनर्जी यूज़ किया गया है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा हो, तो ये होता है। ठीक है।
और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है इसके अराउंड यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया ही है, बाकी 2026 में आ भी सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इस तरीके से 3-4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आप डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि वो कंफ्यूज कर सकती है। एक बार इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, जो हमारा एनर्जी आ रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आ रहा है। ग्रे हाइड्रोजन में जो है वो हम कोई फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो एनर्जी आ रही है उसके थ्रू अब हम वाटर के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें स्प्लिट करते हैं। तो ये होता है। बाकी ई फ्यूल में 2 स्टेप होते हैं, एक तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। फिर फ्यूल सेल के अराउंड भी हमने पूछ रखा था, तो डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें हमें क्या ध्यान देना था कि स्टोरेज भी हो और फ्यूल सेल्स भी हो, ये दोनों जिस ऑप्शन में रहेंगे वो चीज़ें हमारे डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सोर्सेज में आएंगी। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट चलता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। अभी जैसे इसके एग्जांपल्स तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए चीता को इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद इंडिया जो है ये जो कंजर्वेशन का प्रोसेस पूरा हुआ, तो इंडिया इसमें किस कैटेगरी में आएगा, इन सीटू में आएगा कि एक्स सीटू में आएगा। तो ऐसे में जो इसका नेटिव हैबिटेट था चीता का, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका का जो ज्योग्राफी है वो है, इंडिया में उसे लाया गया, तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन कैटेगरी में आएगा, ना कि इन सीटू में आएगा। ओरिजिनल हैबिटेट होता अफ्रीका, तो वहाँ पे वो इन सीटू कैटेगरी में होता, लेकिन अब इंडिया में लाया गया तो ये एक्स सीटू हो जाएगा। भले ही वो वाइल्ड एरिया में रखा जा रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल हैबिटेट तो है नहीं। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल्स हैं, इसमें भी कई बार यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे जानवर ऑलरेडी रह चुके हैं वहाँ पे हमने थोड़ी घेराबंदी कर दी और वहाँ पे बाहरी लोगों के आवागमन को थोड़ा कम कर दिया। तो ऐसे जो कंजर्वेशन एरियाज़ है वो इन सीटू कंजर्वेशन एरियाज़ होते हैं। दूसरी तरफ जो एक्स सीटू कंजर्वेशन एरियाज़ हैं, जैसे जूज हो गए, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन के जो सेंटर्स हैं, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स में आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने जो नेटिव हैबिटेट है वहाँ से स्पीसीज़ को उठाया और ला के जू में रख दिया। अब जानवर जो हैं जैसे लाइक शेर हो गया, चीता हो गया, ये जू चिड़ियाघर के लिए बने नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे हम उसे कंजर्व कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो एक्स सीटू कंजर्वेशन की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही स्वालबार्ड करके एक स्वीडन वाली जो जगह है, वहाँ पे वो सीड बैंक बनाया गया है कि अगर कोई एडवर्सिटी आती है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास सारे जीन बैंक्स एक जगह पे तैयार हो, ताकि हमें अगर बाद में रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ करनी भी हो तो हम वहाँ से जीन जो है सोर्स कर सकें। और इन सीटू जो प्रिजर्वेशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्पीसीज़ है वो अपने नेटिव जगह पे सर्वाइव कर रही है। तो ये होता है। फिर प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में थोड़ा सा जो यूपीएससी है उसने काफ़ी ट्रैप क्वेश्चंस फंसाए थे। तो क्या होता है कि लाइक अगर नेशनल पार्क है तो इसकी जो प्रियोरिटी है हायरार्की में वो ऊपर होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे हम अपग्रेड करके नेशनल पार्क तो बना सकते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क है तो उसे हम डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते हैं। तो ये हमें याद रखना होगा। तो ये दोनों फैक्ट ये हो गए। बाकी हमारा जो इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व था वो तमिलनाडु में बना था, और कम्युनिटी रिजर्व सबसे ज़्यादा जो है आज के टाइम पे वो नागालैंड में है। अब कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के बीच डिफरेंस क्या होता है ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये गवर्नमेंट लैंड पे है, ठीक है, ये लैंड गवर्नमेंट का है, लेकिन इसे रिजर्व बना दिया गया, इसके चारों तरफ बॉर्डर फेंसिंग और बाकी चीज़ें कर दी गई, तो वो कंजर्वेशन रिजर्व होता है किसी पार्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए। वही दूसरी तरफ कम्युनिटी रिजर्व, यानी कम्युनिटी का जो लैंड है उस पर कम्युनिटी के साथ कंसेंसस बना के गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये कम्युनिटी रिजर्व्स होते हैं। तो ये माइनर सा डिफरेंस है कंजर्वेशन रिजर्व वर्सेस कम्युनिटी रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व जैसे ऑलरेडी मान लो यहाँ पे नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क के अराउंड जो एरिया है उसको गवर्नमेंट बोलती है कि ये हम कंजर्वेशन रिजर्व में डालेंगे। इकोनॉमिकली जो एक्सक्लूसिव जोन हो, इको सेंसिटिव जोन जो बनाए जाते हैं वो कंजर्वेशन रिजर्व टाइप के होते हैं। और अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछती है यूपीएससी कि इको सेंसिटिव जोन जो है वो किस एक्ट के थ्रू हम बनाते हैं।
तो EPA होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके थ्रू हम जो है इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हम कंफ्यूज ना हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 उसके अंडर में हमने नहीं डिक्लेयर किया है इको सेंसिटिव जोन्स को। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हम डिक्लेयर करते हैं उनमें कुछ एरियाज़ होते हैं, लाइक ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर हम 2-3 बना दें तो एक कोर एरिया होता है जहाँ पे कोई भी टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं परमिटेड होती हैं एक्सेप्ट रिसर्च और ये एजुकेशन और बाकी चीज़ें। बाकी बफर जोन में थोड़ा सा एजुकेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म, रिसर्च, कम्युनिटी रिजर्व ये चीज़ें हम करते हैं। फिर ट्रांजिशन जोन होता है और थोड़ा सा बाहर वाला तो ये इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे फार्मिंग, सेटलमेंट, कम्युनिटी वर्क किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। आज के टाइम पे इंडिया में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 जो है वो यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, जिन्हें मैन एंड बायोस्फीयर मैप नेटवर्क होता है उसमें डाला गया है। तो उसमें पूछ सकता है कि यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज कितने हैं या फिर मैप वाली कैटेगरी में कितने आते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो 18 में 12 हमारे जो है वो आज के टाइम पे यूनेस्को स्टैंडर्ड्स में जा चुके हैं। थोड़ा बेटर रेगुलेशन होता है, वहाँ पे मॉनिटरिंग अच्छी होती है, तो ये चीज़ें हैं। फिर वर्ल्ड नेटवर्क में वो आ जाता है। कम्युनिटी, हमारे जो कंट्री है उनका जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल जो एरिना है वहाँ पे बढ़ता है। तो ये थोड़े फ़ायदे होते हैं अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साइट्स को रिकॉग्नाइज करती है। जैसे लाइक रामसर कन्वेंशन है तो उसमें 90+ साइट्स हमारे पास आज के टाइम पे हो चुकी हैं। बाकी ये छोटा सा डेटा है, 106 नेशनल पार्क, 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1800 से ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे पास हैं, और कम्युनिटी रिजर्व जो नागालैंड में है, फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में है, और ये जो पॉसिबिलिटी थी उसका समरी है। फिर बायोजियोग्राफिक जोन्स कुछ होते हैं, ठीक है। तो बायोजियोग्राफिक जोन्स जो है जहाँ पे हमारी स्पीसीज़ वेरी कर रही होती हैं, वो मतलब एक टाइप की जो स्पीसीज़ है, एक टाइप की जो पॉपुलेशन है, कहाँ पे रह रही है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, अगर वो वेरी करता है तो अलग अलग जोन्स हम बना देते हैं ताकि स्टडी करना, पॉलिसी मेकिंग, ये चीज़ें आसान रहे। तो इंडिया में हमारे पास 10 जोन्स ऐसे हैं, और उसमें से जो डेक्कन प्लेटू है वो जो है लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक जोन है, वेस्टर्न घाट नहीं है। तो डेक्कन प्लेटू की अगर बात की जाए तो अगर ध्यान से हम देखेंगे तो डेक्कन प्लेटू लाइक ये पूरा एरिया डेक्कन प्लेटू में आएगा। वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो खाली इतना आएगा। तो ऐसे है, तो इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है। डेक्कन प्लेटू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वेस्टर्न घाट। बाकी वेस्टर्न घाट जो है हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में आता है, लेकिन लार्जेस्ट बायो जियोग्राफिक जोन नहीं है। हॉट स्पॉट जो क्राइटेरिया पहले मैंने बताया था कि 1500 से ज़्यादा वेस्कुलर इंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए और 70% से ज़्यादा ओरिजिनल हैबिटेट लॉस्ट होना चाहिए। वेस्कुलर प्लांट का मतलब होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम हो। जाइलम फ्लोएम का मतलब है, जाइलम मतलब जा से जल का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से जो फूड बनता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरीके से कोई भी अगर प्लांट है उसके अंदर छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जिनको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम जो है आउटर सर्किल में होता है, बीचों बीच जो होता है जाइलम होता है। तो ये चीज़ें मतलब इंटरचेंज करके यूपीएससी कई बार पूछती है। लाइकेन और मॉसेस जो है ये वेस्कुलर प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो प्लांट्स है वो एवोल्यूशन जब होता गया तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, तो ऑर्गन्स जो है उनका डिफरेंशिएशन भी बढ़ता गया। तो इसकी वजह से जो है हायर जो ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट्स है उनमें जाइलम फ्लोएम मिलेगा, जो थोड़े प्रिमिटिव टाइप के हैं उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। इंडिया के हॉट स्पॉट कितने हैं वो हमने डिस्कस कर रखा है। बाकी ये कुछ स्पीसीज़ हैं और उनके जो मतलब स्पेशल फैक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो हैबिट्स हैं वो है, ठीक है। कोकोनट क्रैब जो है वो आइलैंड जोन में हमारे मिलता है और लार्जेस्ट लैंड क्रैब है। अब ये जो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस टाइप के फैक्ट होते हैं, इसके अराउंड यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कर देती है कई बार। इसके अलावा निकोबार का जो मेगापोड होता है ये यूज़ करता है जियो थर्मल हीट को, ताकि उसके एग्स इंक्यूबेट हो पाए। क्या होता है कि लाइक आप मुर्गी को देखेंगे तो मुर्गियाँ अंडे पे जाके बैठती हैं, वो अपनी बॉडी हीट दे रही होती हैं अंडे को, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे धरती के अंदर की हीट है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही ऑलिव रिडले टर्टल है, ये गाहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ऋषिकुल्या रिवर है, वो पूरा एरिया है उड़ीसा वाला, तो वहाँ पे ये डिक्लेयर्ड है ना प्रोटेक्टेड एरिया। तो वहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल जो स्मॉलेस्ट है ये याद रखना है, और वहाँ पे इनके नेस्ट बनते हैं जिनको अरीवाड़ा बोलते हैं, और इनके एग्स जो है
ये बिना पेरेंट के वो मतलब बालू के नीचे दबा के चले जाते हैं, अपने आप उसमें से बच्चे निकलते हैं, हैचिंग होती है। नीलगिरी तार जो है ये वेस्टर्न घाट पे इंडिया के है इस साइड में, और इसको हमें हिमालयन तार से कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें ऑलरेडी नीलगिरी और हिमालयन लगा हुआ है, उस हिसाब से उसको डील करना है। ग्रेट इंडियन मस्टर्ड के अराउंड हमने काफ़ी क्वेश्चंस यूपीएससी में देख रखे हैं। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर काफ़ी वर्डिक्ट आया है, और ये डिजर्ट जोन में पाए जाते हैं। और एक बार तो पाकिस्तान में इसका जो है शिकार करते हुए भी लोग देखे गए थे। तो ग्रेट इंडियन मस्टर्ड न्यूज़ में रहता है, इसे हमें याद करके चलना होगा। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट वर्सेस होप स्पॉट। हॉट स्पॉट जो है हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मिलते हैं, जहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत तेज़ी से हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम मैरीन इन्वायरमेंट में लगाते हैं तो उसे हम होप स्पॉट बोलते हैं। तो हॉट स्पॉट और होप स्पॉट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। होप स्पॉट लाइक लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। आज के टाइम पे हम जो कॉन्टिनेंट जो ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल बना रहे हैं, वो चीज़ें अंडमान निकोबार में क्रिएट की जा रही हैं। तो वहाँ पे जो है स्पीसीज़ लॉस का थोड़ा खतरा बना हुआ है, तो ऐसे में वो होप स्पॉट की कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट ये टर्टल्स जो है, और टर्टल और टर्टवाइज के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो टर्टल जो है वो पानी में रहने वाले हैं, और उनका जो है पैर जो होता है वो फ्लिपर्स की तरह होता है, चप्पू की तरह होता है, पानी आगे पीछे करने के लिए, ताकि वो तैर पाए। दूसरी तरफ टर्टवाइज जो है वो लैंड बेस्ड होते हैं, इनका स्मॉल डोम सेम सेल होता है, और ये एक्वेरियम के पेट्स होते हैं। नेक्स्ट ऑलिव रिडले टर्टल, वही गाहिर माथा में जो है ये अपना एग्स देते हैं, जिसको वो अरीबाड़ा बोलते हैं। टर्टल्स में जो है फ्लिपर्स होते हैं, और ये स्विमिंग के लिए होते हैं। टर्टवाइज जो है वो इस टाइम पे ऐसे बड़े बड़े पैर होते हैं, और जबकि टर्टल्स में वो बड़े बड़े से चप्पू टाइप के पैर होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो जो कार्बन मार्केट चल रहा है, EIA है, तो वो सारी चीज़ें। तो आज के टाइम पे जो ये थोड़ा सा हमारी स्ट्रेटजी है, ये PDF में आपको मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लेना और इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करना। जो प्लेटिपस है और इकेडना है, इन दोनों के अराउंड यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो प्लेटिपस और इकेडना ये दोनों है तो मैमल्स, जैसे सी काऊ डुगोंग होता है, बट इनमें यूनिक फैक्ट क्या होता है कि ये अंडे देते हैं। यूजुअली जो मैमल्स होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, लेकिन प्लेटिपस और इकेडना में ये फैक्ट होता है कि ये अंडे देते हैं रेप्टाइल्स की तरह। तो ये एक तरीके से कनेक्टिव लिंक भी हम मान सकते हैं मैमल्स के बीच और रेप्टाइल्स के बीच, प्लेटिपस और इकेडना को। तो ये इनकी तरह अंडे देंगे और अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे। इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे मिल्क बनता है, ठीक है। इनमें लेकिन ये प्रॉपर निपल्स नहीं होता है, स्किन पैचेस के थ्रू इनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है और फीडिंग करते हैं ये। बाकी इनका जो बॉडी है उनमें फर या स्पाइन होते हैं, और इनका 3 मिडिल ईयर बोन होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है, हमारे कानों में होता है मैलियस इंकस और स्टेपीज। दूसरा मोनोट्रीम होता है। ये मोनोट्रीम जो है ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे हमारे यहाँ एनल जो ओरिफिस होती है उसकी तरह। इसी तरीके से ये मैमल और रेप्टाइल दोनों का जो एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक है उसको एग्जिबिट करते हैं, और इस वजह से ये एवोल्यूशनरी ब्रिज का काम करते हैं। फिर कुछ यूनिक फैक्ट है प्लेटिपस के बारे में। इसमें इलेक्ट्रोसेप्शन होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है पानी के अंदर उसको ये सेंस करते हैं, और उसके बेसिस पे ये जो है हंटिंग अपना करते हैं। बाकी ये सोनार से अलग जो है साउंड को यूज़ करते हैं। प्लेटिपस इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं, और वेल्स जो है या फिर डॉल्फिन जो है वो सोनार यूज़ करती हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सोनार जो है अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं, और साउंड जो है वो और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनमें स्टमक नहीं होता है। बाकी हैबिटेट इनका जो सेमी एक्वेटिक है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला एरिया, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। दूसरा इकिडना जो है ये टेम्परेरी एब्डोमिनल पाउच होता है, उसमें ये अपना अंडा जो है उसको इंक्यूबेट करता है, हमेशा रखे रहता है। और इसमें जो बेबी है वो कुछ दिन तक पाउच में रहता है, लगभग 2 महीने तक, और उसमें फिर धीरे धीरे कांटेदार जो है स्पाइन टाइप की चीज़ें डेवलप होती हैं। और अगर वो उस टाइम पे पाउच में रहेगा तो उसकी वजह से जो मदर है, मदर को हार्म होगा। तो ये लगभग 2 महीने के बाद इंडिपेंडेंटली फिर अपना चलता फिरता रहता है।
और इनमें लॉन्ग स्टिकी टंग होते हैं ताकि ये इंसेक्ट को पकड़ पाए। जिस तरीके से छिपकली और बाकी चीज़ें होती हैं वो भी लंबे, और मेढक में भी आपने देखा होगा कि लंबे टंग्स होते हैं, और इनमें स्पाइन होती है, फर नहीं होता है अगर सेमी एरिड एरियाज में दिखेंगे। फिर पगल होता है, जिसे बोलते हैं पगल, ये होता है बेबी एकिडना। तो ये कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विद रेफरेंस टू पगल विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो वो चीज़ें हमें ध्यान देनी है। ऐसे छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो है यूपीएससी पूछने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती है। बाकी EIA होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसमें 8 स्टेज होते हैं। जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट है, कोई इंडस्ट्री है, कहीं पे लगाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम उस इंडस्ट्री का हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है वो चीज़ें असेस करते हैं। फिर उस इंडस्ट्री को अप्रूवल देना है नहीं देना है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो EIA जो है बाद में EPA जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अंदर हम नोटिफाई करते हैं। भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, उसकी वजह से फिर हमारी थोड़ी आंखें खुली तो हमने EIA लेके आए। पहले ये USA में था, बाद में USA से फिर इंडिया में अडॉप्ट किया गया। और USA जो है EIA वहाँ पे ओरिजिनेट तो हुआ, लेकिन आज की कंडीशन में USA जो है सारे जो क्लाइमेट एफर्ट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उनसे विड्रॉ कर लिया है। तो वो एंटी क्लाइमेटिक कंट्री, मोस्ट एंटी क्लाइमेटिक कंट्री की कैटेगरी में आ चुका है। बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको हम कैटेगरी A, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2 ऐसे डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैटेगरी A जो होता है ये इसमें हमेशा EIA का जो अप्रूवल है वो लेना ही पड़ेगा। EIA की जो स्टडी है वो हमें करानी ही पड़ेगी। कैटेगरी B1 जो है ये स्टेट लेवल पे होता है और इसमें मैंडेटरली EIA होता है, लेकिन कैटेगरी 2 जो है इसमें EIA नहीं किया जा सकता है, नहीं किए जाने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं और उनका इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कैटेगरी A और B1 वाले प्रोजेक्ट का होता है। फिर जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर में हमें पता है कि घड़ियाल का जो है कंजर्वेशन किया जाता है। तो ऐसे में जो ये घड़ियाल का हैबिटेट है यहाँ पे EIA करने की ज़रूरत है। आप मेंस में ये कंटेंट डाल सकते हो। बाकी पोस्ट फैक्टो ये ड्राफ्ट EIA का थोड़ा नोटिफिकेशन आया था 2020 में, तो अभी क्या था उसमें छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज थी, जैसे पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस उन्होंने अलाउ कर रखा था, पब्लिक हियरिंग का टाइम जो होता है 30 दिन से 20 दिन कर दिया। फिर ऐसे ही स्ट्रेटजिक एग्जाम्पन कर दिए कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट डिफेंस के लिए बनाया जा रहा है, कोई रोड बनाया जा रहा है बॉर्डर एरियाज़ में, तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जाम कर दिया, उनके लिए EIA करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो स्ट्रेटजिक एग्जाम्पन्स है, पब्लिक हियरिंग का टाइम है, इन सबको फिर से वापस लिया गया। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट में दिया था, तो वो केस बाय केस बेसिस पे है, लेकिन पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस अब वो EIA का पार्ट नहीं है डायरेक्टली। तो ये तीनों कंट्रोवर्सीज जो हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ और बाद में इनको रोल बैक किया गया। पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी है, ये याद रखना। और EIA का जो ये सीक्वेंस होता है, पहले स्क्रीनिंग होती है, स्कोपिंग, फिर जो डेटा कलेक्ट होता है कि प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा, उसमें आप 3 महीने, 6 महीने, साल भर ऐसे करके अलग अलग पीरियड में डेटा कलेक्ट करते हो। फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, फिर मॉनिटरिंग करते हैं। मिटिगेशन मतलब क्या स्टेप्स लिए जाएंगे कि इस तरीके के इंडस्ट्री का जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो कम करने के लिए। बाद में उसके पब्लिक हियरिंग होती है। तो ये मिटिगेशन के बाद वाला जो स्टेज है वो पब्लिक हियरिंग है, ये याद रखना हमें। इसमें कन्फ्यूजन कई बार हो सकता है कि पहले पब्लिक हियरिंग कर लिया, उसके बाद प्रोजेक्ट लगा दिया, बाद में मिटिगेशन देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, इसके स्टेप्स को आप थोड़ा ध्यान से याद करना, लॉजिकली याद करना। नेक्स्ट पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट में जो आर्टिकल 6 था उसके अंडर में पहले कार्बन मार्केट को कैसे डेवलप करना है, कार्बन ट्रेडिंग कैसे होनी है, ये सारे प्रोविजंस थे। और वो क्योटो प्रोटोकॉल का जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आया वो बाद में इसने रिप्लेस कर दिया आर्टिकल 6 को। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है ये ट्रांजिशन होना चाहिए आर्टिकल 6 में बाय द एंड ऑफ 2026। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि 2026 की जो टाइमलाइन है वो इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। फिर एक ITMO करके होता है, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। तो ये कार्बन क्रेडिट जो है इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे करना है, तो ऐसे पूछ सकता है कि ITMO किससे रिलेटेड है, तो कुछ नहीं है, कार्बन क्रेडिट का जो मैकेनिज्म है इंटरनेशनल मार्केट में उससे रिलेटेड है। बाकी ये UN की अपनी डिजिटल रजिस्ट्री है, इसमें ITMO की ट्रैकिंग करते रहते हैं।
जो कि COP30 बेलम ब्राज़ील में जो अभी हुई थी, उसमें इसको लाया गया। तो ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, यूपीएससी इनको पूछ लेती है कि ये किस COP में लॉन्च किए गए या फिर उनका क्या काम है। इसको थोड़ा ध्यान देते रहने की ज़रूरत है। और अब ये जैसे ट्रैप क्वेश्चंस और ट्रैप स्टेटमेंट्स हैं कि CDM जो है क्योटो प्रोटोकॉल को, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, ये याद रखना है। बाकी 2026 वाली टाइमलाइन हमें याद रखनी है। और ये बायलेटर, इसमें डबल काउंटिंग होती है कई बार, जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, तो उसमें सेलर जो है सब्सट्रैक्ट करता है रिडक्शन फ्रॉम इट्स NDC और बायर ऐड कर लेता है, तो ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, तो इसको अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। बाकी ये बायलैटरल और सेंट्रलाइज मैकेनिज्म दोनों ही अवेलेबल है, एक साथ अवेलेबल है, इस लाइन को याद रखना आप लोग। और जैसे हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट की और हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए, तो वो 13 एलिजिबल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनके थ्रू कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन अमोनिया हो गया, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट कुछ लगा रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज़ जो है एलिजिबल होती हैं हमारे कार्बन क्रेडिट के लिए। अब इसमें जो एक ट्रिक पार्ट है वो है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें स्टोरेज भी साथ में होना चाहिए, तभी जो है वो कार्बन क्रेडिट के लिए एलिजिबल होंगी। अदरवाइज केवल रिन्यूएबल एनर्जी का हमने पैनल लगा दिया और बैटरी नहीं लगाया, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कार्बन क्रेडिट नहीं जनरेट करेंगे। नेक्स्ट होता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। जो हमारे इंडिया में बीचेज होते हैं उनमें स्टैंडर्ड और हेल्दी प्रैक्टिसेस को अपनाया जाए, तो ऐसे में जो यूनियन है FEEE फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये जो है कोपेनहेगन डेनमार्क में बेस्ड है। ये जो यूनियन है FEE, ये अलग अलग बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफाई करता है। तो ऐसे बीचेस में जो वेस्ट वाटर है उसे अच्छे से डिस्पोज किया जा रहा है, वहाँ का जो वेस्ट जनरेटेड है वो प्रॉपरली ट्रीट किया जा रहा है, तो ये जो हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं ऐसे बीचेस में एडॉप्ट किए जाते हैं, तो उनको बाद में FEE के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है कि ये बीच जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। तो ऐसे में अगर इंटरनेशनल नेटवर्क बना हुआ है, वहाँ पे रिपोजिटरी है कि ये बीच अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो टूरिस्ट उन बीचेस को प्रीफर करेंगे। तो इंडिया भी अब मेहनत करने लगा है इस डायरेक्शन में कि वो अपने बीचेस को क्लीन रखे और इस सर्टिफिकेशन के अंडर में ला सके। तो ये अगर लाइन बनाई जाती है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन UNEP देती है, तो नहीं, ये गलत है, ये देती है FEE, जो कि UN की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये हमें याद रखना है, ये वही है, इंटरनेशनल इको लेवल है बीचेस के लिए, मरीनास के लिए, सस्टेनेबल टूरिज़्म बोट्स के लिए, और इंडिया इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये पूरा हमारा जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम ट्रैप्स और क्वेश्चंस हैं उसको हमने डिस्कस किया। तो इस PDF को और इस लेक्चर को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप पूरा बेस कंटेंट, बेस थियरी तैयार कर रखे हैं, ऑलरेडी कुछ PYQs लगा रखे हैं। उसके बाद जो PYQs में ट्रैप है आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उसके बाद आप ये 3 स्टेप में जो लेयरिंग है, जो हमारे नॉलेज को गेन करने का तरीका है, वो लेयर्स में होता है। तो ये 3rd लेयर मैं कहूँगा कि आप जब बेसिक सारी चीज़ें प्रेफर कर चुके हो, टेस्ट सीरीज लगा चुके हो, फिर ये नॉलेज काम आता है जल्दी से जल्दी रिवीजन करने में और हाई यील्डिंग एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में।